ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि एक पीवाईक्यू एनालिसिस का वीडियो बनाया जाए, स्पेशली 2024, क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेजेस आ रहे थे। और मैं आप लोग को बताऊंगा कितनी इजली स्कोर किया जा सकता है। देखो, जब भी आप यूपी पीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा सा ये यूपीएससी से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। फिर भी जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जो माइंडसेट है वो तो चेंज नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का ले लो। अगर स्टेटमेंट वाइज चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो जाती हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है 5-6 दिन बाद। और छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट आता है। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे 100% नहीं होती। यूपीएससी में भी नहीं होते, आपको पता है, और यूपी पीसीएस में भी नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि 150 में 150 आ जाए। बहुत सारी चीजें हम लगाते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। बट हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी अप्रोच है, जो पीवाईक्यू से हमने सीखे हैं चीजें। तो ओवरऑल हमें अपने स्कोर मैक्सिमाइज करने हैं, ताकि हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ हो जाए। ऐसा नहीं कि 150 में 150 लाने। अटेम्प्ट की बात करेंगे। अटेम्प्ट मेरे हिसाब से अगर आप 130 प्लस कर रहे हो तो इट्स फाइन। देखो, बहुत सारे लोग 110 करके आते हैं, उसके बाद भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मेरा एक जो पैटर्न रहा है यूपी पीएसएस में, जितनी बारी मैंने क्वालिफाई किया, मैं 140 प्लस ही करता हूँ हमेशा। क्योंकि क्या होता है ना, कि जो बिल्कुल भी नहीं पता, ये भी हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन आप छोड़ ही देना है, बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करो कि आप वहाँ पे अटेम्प्ट करो, और वो चीज़ें सही भी होती हैं, गलत भी होती है, बट ओवरऑल आप पॉजिटिव में जाते हो। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। नेक्स्ट चीज़, हम एक पैटर्न देखेंगे। एक पैटर्न बनता है यूपी पीएसएस में, बहुत बारी मैंने उसको नोटिस किया है, पहले भी नोटिस किया था, 2024 में भी है। तो उसको भी आपको अप्लाई करना है, कोशिश करते रहना है। प्लस स्टेटमेंट वाला जो हम पढ़ते थे यूपीएससी में, कि ये अपना एल्गोरिदम है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है, तो वो आप ध्यान रखना। चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे इसको लगा दिया है। अ, थोड़ा सा आज प्रेजेंटेशन का इशू है, क्योंकि मेरा आईपैड चल नहीं रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि पाथ फाइंडर अपना शुरू होने वाला है 10 तारीख से। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, मेन टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर मैंने यूट्यूब पे डाला तो बता रहा हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेशवास एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में एक खास बात होती है कि यूपी पीसीएस में एक भी अगर आपको आंसर आ रहा है ना, तो आप तुरंत, आपके पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि 2-3 एलिमिनेट करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लो पेशवा के बारे में, मराठा के बारे में है, तो कह रहा है क्रोनोलॉजी में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले वाला सबसे पहले रहेगा। तो आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं पेशवा का फाउंडर कौन था सबसे पहले, कुछ नहीं पता, सिर्फ फाउंडर आपको पता है कि सबसे पहले यही आएंगे, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद वाले फाउंडर के बाद, तो आपको ये रहेगा कि सबसे पहले तो यही आएंगे, बालाजी विश्वनाथ। चार सबसे पहले कहाँ, यही है, आपका आंसर आ गया। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि बाकी और चीजें देखनी है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ये यूपीएससी में होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, आपके आंसर आ जाते हैं। तो आपका सही आ गया। बाकी आपको क्रोनोलॉजी देखने की भी जरूरत नहीं है, शायद नहीं भी पता हो, शायद अभी मैं सॉल्व करने जाऊँ मुझे भी नहीं पता हो कि नारायण राव पहले थे या रघुनाथ राव पहले थे। शायद नारायण राव पहले थे, रघुनाथ राव बाद में थे। लेकिन एक क्रोनोलॉजी अगर मैं देखूँ, चार, दो बालाजी राव एंड, हाँ, नारायण राव थर्ड पे थे, और फिर ये फोर्थ पे आएंगे। लेकिन सिर्फ आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। अर्ली ट्रेड कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है कब है, 7वीं सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी। देर आर ए रेफरेंसेज ऑफ द न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया बहुत बड़ा है यार। रेफरेंस की बात की जा रही है अर्ली ट्रेड में, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसको कैसे आप गलत करोगे, कर ही नहीं सकते। यूपीएससी में भी ये चीजें हम देखते हैं ना, स्टेटमेंट वाइज। देर वर लार्ज एंट्री पोर्ट ऑफ गुड एंड ट्रैफिक। तो लार्ज एंट्री पोर्ट वर, कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा है कि ये पोर्ट था, वो पोर्ट था, इस एरिया में था, उस एरिया में था। एंशियंट इंडिया में बात हो रहा है, और रेफरेंस की बात हो रहा है रिवर पोर्ट्स में। उसमें लार्ज तो हो सकते हैं, मतलब वो भी एक सब्जेक्टिव चीज है, इसको भी गलत नहीं किया जा सकता। तो 1 एंड 3 आपका सही जाएगा। एक पैटर्न मैंने देखा है यूपी पीसीएस में। पैटर्न है, कोई 100% प्रूफ नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये सारी चीजें तब अप्लाई करते हैं जब कुछ हाथ में नहीं होता और हम कंफ्यूज होते हैं, तब कि 1 एंड 2 ज्यादा सही होते हैं, मतलब गलत भी होते हैं फैक्चुअल चीजें, लेकिन जनरली 1 एंड 2 बोथ ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं। अभी हम एक पैटर्न देखेंगे 24 में, आपका 23 में हमने कराया होगा, देखा होगा। 24 में हम देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा हम नोटिस करना कि सही होता है। जैसे यहाँ पे बोथ एंड 1 एंड 2 सही हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन था ना। देखो, अरेंज द फॉलोइंग सेन रूलर्स ऑफ बंगाल असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, जो क्रोनोलॉजी ज्यादा पूछते हैं, जैसे यूपीएससी में क्या होता है,
कि वहां पे टर्म पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो एक पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं टेलीग्राम चैनल में, जो अपना सी एस सी मैट्रिक्स है, वहाँ पे आप जाना, मेन चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेना। अब ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, मतलब इसे अगर आप करने जाओ तो इट्स वेरी वेरी टफ। तो मेरा ऐसा मानना है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत चलो आ रहा है कि विजय सेन पहले था या लक्ष्मण सेन पहले था, कुछ लोग ये पढ़ते भी हैं पाला डायनेस्टी के बारे में, क्रोनोलॉजी भी पढ़ते, तो उनको पता होता है। अगर आपको पता है देन गो विद दैट, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, ये आपको पहचानना है। नाउ कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बैरम खान। बैरम खान के बारे में है, अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खान टू बैरम खान। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, लेकिन वो जनरली गलत होते हैं। द टाइटल वॉज नॉट गिवन टू द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज ए वजीर ऑफ एम्पायर। अब इसे मैं दोनों सही मानूंगा, ठीक है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत होने दो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 140 के अराउंड आपको अटेम्प्ट करने ही करने होते हैं, और वो ऐसे ही रिस्क आप लेते हो। अब ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ते हो, मतलब कहाँ आप पढ़ोगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होते हैं कोई पढ़ के गया है कि चलो ठीक है, पहला वाला आपको पता है कि खाने खान बैरम खान ने दिया था, अकबर नहीं, ये आप मान सकते हो। दूसरा वाला कैसे पता चला होगा कि उसके टाइम दिया था या नहीं दिया था? तो अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जाएं तो हम कह सकते हैं कि यार नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट स्टेटमेंट से लग रहा है कि ये गलत होना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम नहीं होते, बट इतना दिमाग कहाँ जाता है एक्चुअल एग्जाम में, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो हम एक पैटर्न अपना ढूंढते हैं, चीज़ें गलत भी होंगी, चीज़ें सही भी होंगी, अल्टीमेटली यू हैव टू क्वालिफाई, नेट आपके 90 आने चाहिए, नेट पॉजिटिव, जो क्वेश्चंस में हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो इजी क्वेश्चन है उसको हमें गलत नहीं करने हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये सारे सवाल आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, 10-15 साल हो गए सेंसस के, कि राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन सेंसस 2011। तो सबसे पहले आपका इसमें कौन सा आएगा? यूपी। यूपी सबसे बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। दूसरे पे आपका आएगा बिहार, कंफ्यूज मत होना, बिहार दूसरे पे है। तीसरे पे आपका आएगा वेस्ट बंगाल, और आंध्रा तो वैसे भी आपका सबसे लास्ट में आने वाला है। तो ये इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आप बिहार बंगाल में कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिवाइज एज मच एज यू कैन। तो ये इजी वन था। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बार बार पढ़ते हैं हम इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है? यूएनडीपी करता है। तो ये आपका तीन, यहाँ पे तीन आ जाएगा। तीन आते ही आप दो ऑप्शन में आ गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपका आईएमएफ करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन कर रहा है? ये आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बार बार पढ़ते हो। जैसे 2024 में देखा होगा, जो यूपीएससी वाले में काफी ज्यादा लोग क्वालिफाई कर गए, इसीलिए कर गए क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हो, बेसिक चीजें। इन्होंने ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे जस्टिस रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया कि किसने किया था, या बहुत डिटेल में चले गए, सब बहुत ही मेजर रिपोर्ट है, ये बेसिकली हमें पता ही होता है अगर हम थोड़ा बहुत भी करते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इनको आपको गलत नहीं करना है। इजी गलत मत करो, बाकी जो टफ आ रहे हैं उनको एक पैटर्न पे ढूंढो। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, विद रेफरेंस टू द इवेंट्स अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट इन द लास्ट एक्टिविटीज, मतलब सबसे पहले से सबसे लास्ट में आपको लगाना है। अगर आप इसमें से देखो तो सबसे पहले कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपने अभी शुरू में तो ऐसे कहीं पढ़ा नहीं होगा कि अभी तुरंत इसके बारे में पढ़ा हो, ठीक है, ये पुराना ही लग रहा है, लास्ट 10-15 साल में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी एक तरीके से पुराना हो सकता है। अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देखो, अभी नया है, लास्ट 10 साल में आपने इसका नाम सुना होगा। प्लीज म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये भी आपका अभी नया है। तो कह रहे कंसीडर फॉलोइंग इवेंट, अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटीज, अर्लीस्ट टू लास्ट। तो अगर मुझे इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, अगर मैं एलिमिनेट करने जाऊं, तो मैं एक चीज तो मुझे श्योर है कि ये जो ग्रामोदय योजना है ना, वन, ये लास्ट, ये पहले नहीं आएगा किसके? रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रूरल अपने आप में एक वर्ड है, वो बड़ा ब्रॉड वर्ड है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। तो 70s 80s में हो सकता है चलता रहा हो। तो दो, दो तो पहले आएगा, दो के बाद ही एक आएगा, ये मेरा कॉम्बिनेशन बना। तो दो के बाद एक आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, एक मैंने एलिमिनेट किया, ठीक है, एक मेरा एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा मैं देखूंगा कि जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है, ये भी अभी नया है, लेकिन अगर मुझे फिर से फाइट करवानी 1 और 3 में,
1 एंड 3 में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी पुराना ही है, ऐसे नया नहीं है। नया तो हमें पता होता है 10-15 साल की चीजें कितनी कैसे हैं। तो 1 और 3, 3 पहले आएगा, 3 एंड 1, ये भी होना चाहिए। तो 3-1 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ 1-3 है। 3-1 यहाँ है और 3-1 यहाँ है। अब A एंड C में हम फंस गए। देखो ऐसे ही हम आंसर लाते हैं। आंसर ऐसे नहीं आपका आएगा कि आप सीधे जाके पढ़ोगे, बस सीधे मतलब अचानक से आ जाती हैं, या देखते ही क्वेश्चन आपको, देखो देखने से लग रहा है कि बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, बहुत टफ है। लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक बहुत ही जेनरिक नॉलेज, ऐसा भी नहीं बहुत डिटेल में गए, जेनरिक नॉलेज हमने उससे अप्लाई किया। अब देखो धीरे धीरे हम क्लोज जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2-3-4-1, 3-2-1-4। अब स्टेटमेंट में चले जाते हैं तो 2 पहले आ रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, हमारी चीजें और अच्छे से बैठ रही हैं। एक में क्या आ रहा है? 3 पहले आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर क्या आ रहा है कि 4-1 आ रहा है, 1-4 आ रहा है। अब 4-1, 4 और 1, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये पहले रखोगे, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये पहले रखोगे? चलो अगर इस दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें मुझे नहीं कंपेयर कराना, तो मैं 1 एंड 4 में कराऊंगा, लास्ट दो वाले में। लास्ट दो वाला भी अगर कराऊंगा तब भी मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। या आप पहला दूसरा करा लो, तीसरा चौथा करा लो। तो लास्ट दो वाले में अगर मुझे पर्सनली जाना हो, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना सबसे न्यू है, ये अभी लेटेस्ट आया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पहले था। इंदिरा आवास योजना ये सारी चीजें पुरानी है। लेकिन जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये अभी नया एकदम रिसेंटली है। तो अगर थोड़ा सा भी आइडिया, आप इजिली इस आंसर पे चले जाओगे, नहीं तो फिर भी आप 50-50 में आगे। तो कोशिश क्या करो, अगर आप 50-50 में भी आते हो तो अपने आप में एक समझ लो अचीवमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट द फॉलोइंग 1 और 2 आपका पूछ रहा है इकोनॉमिक्स ऑर्डर। अब देखो जब भी आप इकोनॉमिक करते हो तो इकोनॉमी में एक जो बुक वाला पोर्शन है उसको कर लो, जो घटना चक्र है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो अपने लक्ष्य में भी थे, लक्ष्य वाले मतलब आप ही लोग, उसमें मैंने यही चीजें बताई थी, पिछले साल भी बताई थी कि बुक के नाम देख लिया करो जो मेन मेन है। जैसे मिर्डाल है, मिर्डाल के बारे में पूछा तो ये कह रहा है कि इसमें आपका बुक का नाम, तो मुझे एक ही इसमें से पता है। अगर मैं चारों जाऊं, ट्रस्ट में मुझे और बिल्कुल कुछ नहीं पता, सिर्फ मिर्डाल का पता है क्योंकि ये काफी फेमस है। इकोनॉमिक थ्योरी अंडर डेवलपमेंट रीजन, ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, ये आपके अलग अलग जो भी डेवलपमेंट मॉडल है वहां भी हम पढ़ते हैं। तो पहला आपको पता है, और देखो एक ही आपको पता होना चाहिए, आपके मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो इसीलिए बेसिक आइडिया होना चाहिए। बुक्स बार बार हर साल पूछता है, आप जाके देखो 23 में, 22 में, 21 में। तो जो जहां से सवाल आते हैं वो वाला चैप्टर कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा घटना चक्र इकोनॉमी का कर लो, लेकिन वो कर लो जो बुक्स के नाम वाले हैं ना चैप्टर, वहां पे थोड़ा सा देख लो एडम स्मिथ के कौन कौन से बुक है। देखो ये सब बड़े बड़े नाम है, निडाल के नाम है। अब हो सकता है ये नाम ना पता हो, ये नाम ना पता हो, लेकिन इन लोगों के तो अगर पता है तब भी तो आप आंसर ले आ रहे हो ना सीधे। तो इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, नॉट ट्रू अबाउट द इकोलॉजिकल नीश। अब डोमिनेंट स्पीसीज, अब अगर मान लो जो पढ़ा लिखा है, जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो तो सीधे ही मार देगा आंसर। लेकिन जो नहीं आ रहा, मान लो कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बेसिक नॉलेज हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पता है, तो कह रहे हैं इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है पता है ना? कि नीश मतलब सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नॉट ट्रू बता रहा है, डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्युपाइड एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्युपाई करेंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पैरेलल जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो दो में से एक वही सही हो जाता है। और यूपीएससी में चीजें अप्लाई होती है तो यूपीपीसीएस में तो अप्लाई होंगी होंगी, इतना नहीं देखते वो। डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट। अब देखो कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल, ठीक है, इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अब अगर मैं सीधे सीधे इस पे जाऊं तो पहला वाला कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज, मतलब जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, एंड नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज बिकम सफिशिएंट। तो ये वाला तो आपका सही है। देखो मैं एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, नॉट दिमाग से मेरे उतर गया, तो वही मैं थोड़ा सा इसमें समझ नहीं पा रहा था। नॉट आपको ध्यान से पढ़ना है, नॉट ट्रू कह रहा है तो ये वाला आपका नॉट ट्रू हो जाएगा। ये तो ट्रू है ना?
कि नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज, अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है, सब अपना अपना रोल करेंगे, कोई कोई दूसरी चीजें कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट में मतलब सॉइल में अच्छा काम कर रहा है, कोई रिप्लेस कर रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहा है, अलग अलग सबके रोल है। तो अगर सफिशिएंट है तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल, स्मॉल क्यों बनेगा अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज है? तो ये तो निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो ये आपका नॉट करेक्ट है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि जब दो स्टेटमेंट एक जैसे हो तो थोड़ा सा उसमें देखा करो और पॉजिटिव स्टेटमेंट पकड़ने की कोशिश करो। इजी वन, नेशनल पार्क हर साल दो तीन सवाल आते हैं। इन्वायरमेंट वाला जो घटना चक्र है वहां से नेशनल पार्क अच्छे से कर लो। सिमलीपाल उड़ीसा कहाँ है? दो, दो ठीक है। नौकरेक मेघालय कहाँ है? चार। ये सब तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, दो चार कहाँ है? दो चार यहाँ यहाँ है। ठीक है। अगस्थामलाई केरला में है, वन। अब देखो आंसर आपका आ गया, इजी वन, इसको गलत मत करना। फिर कह रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज। देखो डिपेंडेंस की बात कर रहा है, कुछ डायरेक्ट इसमें नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक सीधे सीधे स्टेटमेंट है, डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल। ऐसे स्टेटमेंट को जिंदगी में गलत मत करना, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे नहीं गलत होते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज, ठीक है, सही बात है। ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, एक स्टेटमेंट है यार, ये सारी चीजें कैसे, मतलब ऑनेस्टी की जरूरत ही नहीं है, ऐसे गलत मान लोगे? नहीं, इसको आप गलत नहीं मानोगे, सीधे सीधे फ्री के मार्क्स मिलते हैं, इनको ध्यान देना है। आपके मार्क्स बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्लांट्स स्पीसीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर? साइंस का जो घटना चक्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो पीवाईक्यूज हैं उसको देख लो, जो अपने लक्ष्य में कराया गया है उसको अगर आपने किया है तो मोर देन सफिशियंट है। उसके अलावा कुछ चीजें नहीं आएंगी, अगर नहीं भी हैं जो देख रहे हो तो घटना चक्र एक दिन में खत्म हो जाएगा। सिर्फ यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज है, यूपी पीसीएस पीसीएस, उसको देखो। तो सबसे बड़ा क्या होता है? ये कह रहा है कि हायर टू लोअर ऑर्डर, सबसे ऊपर क्या रहेगा? प्लांट किंगडम सबसे ऊपर होता है, ठीक है, प्लांट किंगडम आपका सबसे ऊपर है। अगर यही पता है आपके आंसर आ गए, पॉजिटिव में आपके मार्क्स आ गए। क्लास कैसे हो जाएगा? क्लास तो आप हटा ही दो, प्लांट किंगडम सबसे ऊपर होता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, तब जाके ऑर्डर आता है। एक क्रोनोलॉजी होती है, हम बायो में पढ़ते हैं और ये साइंस में भी है। फिर जस्टिस पार्टी के बारे में कह रहा है, इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं स्पेक्ट्रम में। द जस्टिस पार्टी अपोज द कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ब्राह्मण डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ते हैं ना कि ये सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को, इवन ये कई सारे मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है। इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण एस मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म हैड गिवन मुस्लिम, ये भी इसकी बात करते थे। ये चीजें स्पेक्ट्रम में लिखी हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट नहीं जाना है कि मतलब मांगा था नहीं मांगा था। जब ये पार्टी को ये अपोज करते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट नहीं थे किसी, और कोई भी ब्रिटिश की पॉलिसी आती तो मोस्टली उसको सपोर्ट करते थे क्योंकि ये अगेंस्ट द ब्राह्मण थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, पढ़ते रहते हैं। अब बताओ आप लोग कमेंट में, जस्टिस पार्टी कौन था जो इसके फाउंडर थे? कब था और कौन था? 1925 था या 1918 था, 1909 था, क्या था? आप बताओ इसको। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ये उनके लिए फायदा देगा जो पढ़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। देखो यही चीजें आपको क्वालिफाई कराती हैं, आपको लोगों से आगे ले जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिया ना, वो आगे निकल जाता है, क्राउड से, एज से आप बाहर निकल जाता है। जो लोग ट्रिक्स ट्रुक्स में इसमें सब में रहते हैं वो यहाँ पे फंस जाएंगे, और वो फंसते ही पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए जो हार्ड वर्क करते हैं ना लोग, उनको फायदा मिलता है, चाहे कितना भी ट्रिक्स लग जाए, कुछ भी आ जाए। अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो तो कहीं ना कहीं आप आगे ले जाओगे। अब मान लो ये सवाल मेरा 100% गलत है, फिर भी हम अपने पैटर्न पे जाएं। कह रहे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म 1927 एंड वाज गिवन द फुल फॉर्म फुल ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। No idea. The objective of this party is to work within the Congress so that it could be made to more revolution inclined party organization common people. पूरा एक्सप्लेन किया है, कहीं से उठा के इन्होंने सेंटेंस को चेप दिया है। The objective of this party was to work within the Congress so that it could make more revolution inclined party and organization of the common people. तो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं ना, वो जनरली सही होते हैं, वो गलत नहीं मान सकते। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कह रहा है द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज ध्यान रखना, यूपीपीएसएस में जैसे हम यूपीएससी में देखते हैं ना कि फैक्ट आ गया तो गलत हो जाते हैं, यहाँ जनरली ऐसा नहीं होता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर सेट करते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं, वो चेंज भी नहीं करना चाहते, वो सीधे सीधे उठा के स्टेटमेंट रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट आप यहाँ पे रखना। तो जिसको थोड़ा सा भी आइडिया उसके बारे में, वो सी करके चलाएगा कि मुझे सी करना है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मैं आपको इसीलिए नोटिफाई भी करवा रहा हूँ कि आपके गलत भी होंगे,
ऐसा नहीं कि आपके सही होंगे, अभी आगे देखोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही भी होंगे लेकिन गलत भी होते हैं। तो यहाँ पे ओनली टू है, अगर आपको पता है ठीक है, आपने एलिमिनेट कर लिया, किस्मत की बात होती है ना कभी कभी, कि हम ओनली टू मार के चले, हमारी वो चीजें सही हो गई। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपके स्पेक्ट्रम से आया हुआ है, कह रहे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई थिंक 1867 था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन सोसाइटी के बाद इंडियन एसोसिएशन आई, ये मुझे पता है, तीन के बाद चार आएगा, तीन के बाद चार आएगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, तीन के बाद चार यहाँ है, तीन के बाद चार यहाँ है। अब एक दो तीन चार, अब तीन चार ये मुझे पता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो पहले आएगा, तीन चार के, तीन चार के पहले आएगा। तब भी आपका फंस गया मामला। अब देखिए कि इसमें से हम एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका 1867 में आया था आई थिंक, नेशनल इंडियन एसोसिएशन आपका आया था, आई एम कंफ्यूज, बट इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, देखो क्लोज, दो में आपका क्लोज है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप टू टू में भी जा सकते हो, और ये अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, जैसे जो यूपीपीसी से तैयारी करते हो रट्टा मार देते हैं, पूरा ये सारी चीजें उनको पढ़ी होती है, तो वो थोड़ा अगर आप ध्यान से करोगे तो आप आराम से इसमें सॉल्व कर लोगे। नाउ नेक्स्ट इज 16, देखते हैं, इवेंट अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटीज, अर्लीस्ट टू लास्ट। सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? सबसे पहले इसमें आएगा अनाउंसमेंट टू द कैबिनेट मिशन, ये अराउंड 1945-46 में हुआ था। रॉयल इंडियन म्यूटिनी 1945 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये इसके बाद आएगा। अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन इन दिल्ली। तो इसमें आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग, ये ध्यान से पढ़ा करो यार, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, मतलब सबसे पहले वाला आपको सबसे पहले करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? अराइवल, अराइवल टू ऑफ ए यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन। फिर उसके बाद तीन दो आना चाहिए, तीन दो, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। ये गलत है क्या यार? इसमें क्या आंसर होगा आप लोग बताओ। क्या है इसमें आंसर? चैट में ही बता दो, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, इसको होल्ड पे रखते हैं, जो जो देखेंगे वो बताएंगे। बट मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बाद ही तो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, तो ये कैसे पहले आ जाएगा? थ्री टू, थ्री टू ऐसे नहीं होना चाहिए ना, टू थ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये होना चाहिए, बट लेट्स सी, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि ये सही होना चाहिए। चलो कोई नहीं, बाकी लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। सब 20 सही है। पक्का? तो यस ऐसे सर। गलत आंसर क्यों क्यों दे दिया यार उन्होंने? मैं कंफ्यूज हो गया, वरना खुद का अंडर मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट 1891, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेक्ट्रम में है बी एम मालाबारी, ए पारसी रिफॉर्मर बॉम्बे, बॉम्बे, हु एडवोकेटेड फॉर द लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्पेक्ट्रम का पीछे का जो एक समरी होता है ना, वो अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारे सवाल वहां से हो जाएंगे, जो अभी जस्टिस पार्टी ये सारी चीजें हमने देखी, सब वहीं से होगा, हो जाएगा। द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल गलत। इन्होंने तो ये इसके अगेंस्ट यार, ये कोई चीज रिफॉर्म नहीं करवाना चाहते थे जो इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजों पे विश्वास रखते थे। तो एज ऑफ कंसेंट जो एज वाला चीज था कि कम करना चाहिए, ये सारी चीजें के अगेंस्ट थे तिलक जी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई मॉडर्न रिफॉर्म आए। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, इजी वन, नॉट टफ वन। शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख, देखो हैड टू फेस अपोजिशन, ऐसा हो नहीं सकता कि शिवाजी भगवान थे उस टाइम पे, कोई ना कोई तो अपोज करेगा ही करेगा, ये होता है, कोई भी किंग हो, कोई भी राजा हो, कितना भी बड़ा महान योद्धा हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, तो करेंगे करेंगे, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब वो क्यों करते रहे होंगे, हमें इसका रीजन देखना है। बिकॉज
बिकॉज यहाँ पे लगा दो, आपका बन जाएगा। दीज देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज ए फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बीजापुर। देखो, ये रिमेन मतलब फ्यूडल लॉर्ड रहना चाहते थे, इसीलिए तो अपोज करते थे ना इसका। कॉमन सेंस से चीजें बैठ रही हैं। हमें नहीं पता, कुछ इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अपोज करते थे, अपोज इसीलिए करते थे क्योंकि बना चाहते थे। अगर कोई भी लॉर्ड, लैंड लॉर्ड जो है वो अपोज इसीलिए करेगा ना, बिग देशमुख जो लैंडलॉर्ड से, इसीलिए क्योंकि वो बना चाहते हैं, मतलब बने रहना चाहते हैं कि उनका अपना खुद का अस्तित्व बना रहे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत चीजें पढ़ने भी नहीं पड़ती, स्टेटमेंट एक दूसरे से चेक करके आ जाएगा। रीजन कॉज अ कैटास्ट्रोफिक कोरल ब्लीचिंग मास कोरल डेथ इन द अंडमान एंड निकोबार। क्या रीजन है? इनकीस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोस्टल रीजन, ठीक है, एक हो सकता है। लेकिन कह रहे रीजन कैटास्ट्रॉफिक की बात हो रही है। इनक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंडियन ओशन, ये बहुत ज्यादा हो गया। 2 डिग्री में हम पढ़ते हैं ना कि 90% खत्म हो जाएगा। हैवी मरीन पॉल्यूशन स्पेसिफिक हो गया, ये और ये सिमिलर ही है, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये तो गलत ही हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से इसमें 2 मार्क्स ले जाओगे। देखो अभी तक हमने 19-20 क्वेश्चन किए, 2-3 ऐसे हुए जो हमारे गलत हुए। 2-3 सिर्फ, मैक्सिमम 2-3। अब ऐसा नहीं कह रहा कि 2-3 गलत होंगे, हो सकता है 5 हो जाए आपसे, फिर भी अभी हम पॉजिटिव चल रहे हैं, अभी आगे आपकी चीजें और सही होती जाएंगी। फिर कह रहे रिस्पेक्ट टू अशोका, द डेफिनेशन ऑफ धम्मा वाज गिवन बाय अशोका इन रहु लोवाद सूक्त, ठीक है। द 14th ईयर ऑफ द कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल धम्मा महामात्र। तो मैंने क्या बोला कि जनरली सी सही होते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा सही निकल गया, ऊपर गलत हो गया था एक जगह, एक दो जगह सही हुआ था, यहाँ पे फिर सही हुआ। तो इसको आपको थोड़ा सा नोट करते चलना है। देखो मैं कोई चीज बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। आगे सही होगा नहीं सही होगा आई डोंट नो, बट जो पैटर्न के बेसिस पे चीजें होती है वही तो हम ध्यान रखते हैं ना। अब जब भी आप पढ़ो, पॉलिटी में आप आर्टिकल अच्छे से देख लो, प्रेसिडेंट के अच्छे से आर्टिकल देख लो, मेन मेन आर्टिकल देख लो, गवर्नर के देख लो। कह रहे नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसे जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं स्पेसिफिकली इन चीजों पे ध्यान रखते हैं कि कह रहा है 153 ऑफिस ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर, ये वाला आपका करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डीप में है। देखो ये चीजें हम पढ़ते हैं, ये टफ बन गया, टफ इसलिए बन गया क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जाते, स्पेशली इन यूपीएससी। बट जो यूपी पीसीएस वाले जो स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए हलवा है, वो आराम से इसको कर सकते हो। तो जब भी आप आर्टिकल देख रहे हो थोड़ा सा ध्यान देखो, देकर देखो। स्पेशली जो आपका प्रेसिडेंट है, स्पेशली जो आपका गवर्नर है स्टेट वाला, इनके थोड़े से आर्टिकल आप देख लेना। जैसे इस बार इन्होंने गवर्नर पूछा, नेक्स्ट टाइम इस बार ही हो सकता है वो प्रेसिडेंट पे पूछ ले डिटेल में। तो 6-7 जो आर्टिकल उसको देख लेना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर स्टार्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। तो प्रेसिडेंट अपने आप में एक अलग एंटिटी है, तो उसको लोकसभा राज्यसभा का पार्ट क्यों होना है? द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। बेसिक, बेसिक आंसर, बेसिक क्वेश्चन है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड, कहाँ इनिशिएट हो सकता है? लोकसभा में बिल्कुल हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, स्टेट में कभी भी इनिशिएट नहीं हो सकता, ठीक है। वो कंफ्यूज मत हो जाना, 169 वाला वो जो पास करता है दैट इज नॉट इनिशिएटेड बाय द स्टेट, वो पार्लियामेंट से ही शुरू होता है, राज्यसभा लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएट नहीं करता है, वो कोई अमेंडमेंट थोड़ी ना इनिशिएट कर देगा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सा उसका फंक्शन है? बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं, ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ? इंडिया स्टेट से आप कंफ्यूज मत होना। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो पार्लियामेंट में छेड़ ही नहीं सकते हम। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटीज, ये भी चीजें हम नहीं देखते, होगा तो स्टेट करेगा। डिसाइडिंग ऑल डाउट्स एक्सट्रीम हो गया, एंड डिस्प्यूट अराइजिंग और द अबव इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सारे क्या करेंगे? तो आपकी तीनों गलत है, तीसरा वाला तो एक्सट्रीम है। तो ये चीजें आपको डिटेल में नहीं जानी है। बहुत बारी क्या होता है ना कि अगर हम थोड़ा सुपरफिशियल भी सोच लेते हैं हमारे आंसर सही हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां से 2-3 सवाल हर बारी आते हैं। एक तो ये बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनका देख लो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, 2 टीयर 3 टीयर, क्या क्या उसमें नाम था, और कब बना था, क्या अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि हर साल ये पूछते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा था, शायद 22 में भी पूछा है, आप एक बार उसको चेक करना। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जीवी के राव, धनवंता, रूरल क्रेडिट, अशोक मेहता, पंचायती राज, संथानम कमेटी आप पढ़ते हो ना, किससे रिलेटेड है? ये आपका सीबीसी से भी रिलेटेड है।
तो ये देखते ही मैं इसको काट दूंगा कि यार ये तो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स से भी शायद कुछ रिलेटेड है। बट ये सीबीसी हम पढ़ते हैं ना, इनके एक रिकमेंडेशन पे बना था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और छोटे छोटे आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको आपने देखा होगा। तो ये वहां पे आता है, तो सी ऑप्शन आपका गलत, गलत है, नॉट करेक्ट। तो ये भी आपका इजी वन आ गया। बाकी अशोक मेहता पता है, ये हो सकता है दोनों आपको ना पता हो, तो पता करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। फिर अगेन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन। ये भी कोई ऐसे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, माइग्रेशन होता है। कहीं से आ गया, माइग्रेशन हुआ, वहां पे छोटे छोटे ऐसे सीड्स आ गए। फिर एसेस होगा, छोटे छोटे ऐसे प्लांट निकलते हैं। फिर ये जब आपस में दोनों प्लांट फिर रिएक्ट करते हैं, तब रिएक्शन होगा। फिर ये बाद में जाके स्टेबलाइज हो जाते हैं, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं सीरियल वाइज, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले माइग्रेशन होगा, एसेस तो पहले होगा ही नहीं। या तो आप ऐसे ही काट दो। और रिएक्शन कब होगा, जब छोटे छोटे हो जाएंगे तभी तो रिएक्शन होगा ना, पहले ही थोड़ी ना रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है। नाउ अगेन, एनसीईआरटी सवाल है। अब ये सवाल जो सही करेगा ना, वो वो एच पे जाएगा। देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे सही हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली सही होने चाहिए। मतलब आपकी यहाँ एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए, कि 10 सवाल अगर ऐसे आए तो 8 आप सही कर लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। अगर आपको ये पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी होल्डिंग की, तो एब्सोलूट ह्यूमिडिटी घटेगा, तो ऑटोमेटिकली रिलेटिविटी घट जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है बिकॉज लगाओ, बिकॉज एब्सोलूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन इवेपोरेशन। इसका कोई लिंक नहीं है, अलग से बता रहे, इवेपोरेशन होगा तो एब्सोलूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो इवेपोरेशन में क्या है, वाटर आएंगे और वो बढ़ता जाएगा। तो ये अपने आप में एक अलग ही, अपने आप में अलग है, इससे कोई लिंक नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है कि मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आप यहाँ पे बिकॉज लगाया करो। ये भी आगे हम समझेंगे कैसे क्या करना है। कि ये इससे देखो, कभी कभी क्या होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इससे लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर लिंक है तो आएगा बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन कर दे, ये इवेपोरेशन की बात कर रहा है, ये अलग से बात कर रहा है। ठीक है। वैसे यार ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, सी भी सही होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं इन्होंने ए क्यों दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब ये भी सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इकोक्लाइन बायोडाइवर्सिटी से पढ़ते हैं, पिंकोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी। ये भी आपके ज्योग्राफी में भी है, इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, यहाँ पे थर्मो, कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है, हेलो रिलेटेड टू द सी वाटर, तो इजी वन। अगेन, अब कह रहा है कि आपको मैच करना है, कुछ नहीं पता आपको। क्रायो, बर्फ, ठीक है। क्रायोफाइट स्टेपी, कहाँ होगा बर्फ, आर्कटिक। मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा। पुस्ता पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में, हंगरी, हंगरी कहाँ है, यहाँ है। 5-6 ग्रासलैंड होते हैं, स्टेपी, पुस्ता। ठीक है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा देखना, पंपास, कंपोज, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, यूपी बेसिस में रिपीट होता है। तो 4 और 1, 4 और 1, ये देखो आपका आंसर बी आ गया। नाउ नेक्स्ट 30, 30 देखते हैं। नॉट एल्यूमिनियम प्लांट एंड स्टेट नॉट करेक्टली मैच। अलुपुरम, नाम से लग रहा है केरला। तमिलनाडु में ऐसे पुरम कैसे नाम नहीं होते। बेलगावी कर्नाटका वेरी फेमस, करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। हीराकुंड उड़ीसा सबसे ज्यादा फेमस है। तो मुझे ये तीनों पता है कि ये करेक्ट है। ये मुरी नहीं पता, तो हो सकता है एमपी में हो सकता है झारखंड में हो। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो इजी वन टू गो विद द मुरी। फिर कह रहा है नेशनल पार्क्स नॉट करेक्टली मैच। राजा जी कहाँ है, उत्तराखंड में है, देहरादून जाओ मिलेगा। पिन वैली हिमाचल में है आपका, शायद हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटका वेरी फेमस। आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे आपका बांदीपुर पड़ता है कोने में कर्नाटक के पास। सिमलीपाल आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो ये आपका बी वाला सही है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप अपना बेसिक अच्छा करते हो ना, बार बार बोलता हूँ, आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखो इजी सवाल है, इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात। हिमालय आर स्टिल राइजिंग, बिल्कुल हम पढ़ते रहते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी भी बढ़ती जा रही है। बिकॉज इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज कोलाइडिंग विद द रशियन प्लेट्स। तो पता है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं कि ये कैसे कोलाइड कर रहा है धीरे धीरे, अभी भी ये बढ़ रहा है हिमालय से। यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट नीचे इसके जा रही है, सबडक्ट हो रही है, और हिमालय राइज कर रहा है, तो रीजन है यही। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट आपको बताना है। हुतार मध्य प्रदेश, एब तातापानी, उमरिया। अब उमरिया मुझे ये पता है कि उमरिया एक पता है कि मुझे मध्य प्रदेश में है।
एक मुझे पता है पर्सनल लेवल पे। आई डोंट नो, टाटा पानी हो सकता है जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में रट्टा मारते हैं उनको चीजें पता हो, मुझे उतार नहीं पड़ता। इब पता है मुझे, क्योंकि मैं ऐसे रटता था कि जैसे हंसते और इब ऐसे करके ये महानदी की जो है वो है ट्रिब्यूटरीज, जोंक, अलग अलग नाम है। मैंने ऐसे कुछ ऐसे बनाया था उसका मिनोनिक्स, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट उमरिया मुझे पता है एमपी है, तो यहाँ पे मैं दो में आ गया। अब ये आपकी किस्मत जाने सही होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें रिस्क लेना चाहिए। मैंने बोला ना 140 सही करना, हो सकता है यहाँ गलत हो जाए कहीं और आपका सही हो जाएगा। तो कोशिश किया करो, अगर नहीं पता है तो लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि 10 तो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, ऐसे पूरा करोगे तब भी दिक्कत होती है। अब देखो ये सवाल इजी है कैसे। अब कुछ नहीं पता, अब इसमें गुड़गांव देखो, गुड़गांव केनाल गुड़गांव में बना हुआ है, तो गुड़गांव में एक सतलुज है कहीं नहीं है। सतलुज राव ब्यास है नहीं है, राबी है नहीं है, यमुना बिल्कुल दिल्ली से बगल निकलती है तो हो सकता है। तो सी पे आपका टू आएगा, सी पे आपका टू आएगा, आप दो में आ गए। अब देखो इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा फेमस है, बार बार हम पढ़ते हैं इसमें सतलुज रवि व्यास तीनों मिलके हैं। तो तीन आपका, सॉरी, इंदिरा गांधी चार, चार आपका तीन आएगा, हाँ तीन आएगा। तो आपका ऑलरेडी आंसर आ गया। बाकी दोनों आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। गुड़गांव वाला देख लिया, इंदिरा गांधी देख लिया, हमारा काम हो गया, इसमें हमें कोई माइक्रो डिटेलिंग पे नहीं जाना है। नॉट करेक्टली मैच स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 times इन ईयर, बिल्कुल हो सकता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। बिहार कंट्रीब्यूट टू राइस प्रोडक्शन 15%, मतलब अराउंड 16%, इट्स ह्यूज यार। मतलब सोचो, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, फिर यूपी है, अभी पंजाब भी काफी ज्यादा ग्रो करवाता है। 16% से बिहार से, मतलब इम्पॉसिबल ना। 28 आंध्रा में भी बहुत ज्यादा है, तो ये आप नॉट पूछा है, तो शायद आप इसको गलत कर दोगे कि बिहार यार 16% टू मच, 10 होता, 7 8 होता तो शायद एक बारी हम उसको सही भी मान लेते। स्टेट विद द लार्जेस्ट राइस कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वैसा तो है नहीं कि 15 तो यूपी फिर 40 50 होना चाहिए, तो बाकी स्टेट क्या कुछ उगाते ही नहीं। अभी असम में चले जाओ, वहां पे बहुत सारा राइस होता है। आइसो हाइट्स दैट डिसाइड द वेस्टर्न लिमिट हमें देखना भी नहीं। लेकिन ये अगर आप चार जाओगे तो आप आराम से सोचोगे कि 16 इज ह्यूज। फिर कह रहा है रेफरेंस से आपको कॉटन क्रॉप्स, कॉटन इज मोस्टली एक खरीफ क्रॉप। मोस्टली कह रहा है, देखो मोस्टली वर्ड ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि आप रबी में नहीं उगा सकते, बहुत जगह उगता है। थोड़ा बहुत, कोई चीज एक्सट्रीम नहीं होती, लेकिन मोस्टली खरीफ बिल्कुल सही है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरिंग 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, 100 भी रिक्वायर होता है, लेकिन अब इन्होंने 50 75, तो उसको गलत मत मान लेना। 75 में अपने आप में एक, ठीक है, अच्छा खासा रेनफॉल है। तो सी आपका, मतलब 1 और 2, सी ऐसे मत मार देना, एक दो बारी मेरा ऐसे गलत हुआ है। यूपीएससी में बना रहता है ना कि सी बोथ 1 और 2, ए, यहाँ पे ए पे रखते हैं 1 और 2। यहाँ भी देखो 1 और 2 सही हुआ। रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ये सेकंड ही है, लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ब्लैक सॉइल है, बट रेड ही सेकंड है। तो सेकंड लार्जेस्ट है। रेड सॉइल सराउंडेड बाय द ब्लैक सॉइल साउथ। अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल ऐसे, तो सर रेड सॉइल सराउंडेड बाय द ब्लैक सॉइल, हिंदी में लिखते हैं लाल मृदा काली मृदा की दाहिनी। हाँ, तो यहाँ पे नॉर्थ में भी है, ठीक है बिल्कुल सही है। ईस्ट में भी है, ये सारी आंध्रा आंध्रा के रीजन, यहाँ भी रेड सॉइल पाया जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बट ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि रेड सॉइल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया, बिकॉज क्यों है, क्यों है रेड सॉयल सेकंड? क्योंकि रेड सॉयल सराउंड करता है ब्लैक सॉयल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे ही आपको ध्यान देना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये भी आपका इजी वन है। कोडाई कैनाल जैसलमेर कांचीपुरम, एंशियंट पढ़ते हैं कांचीपुरम, चार पहले आ जाएगा, आते ही आपका सही हो गया। अब चलो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान, राजस्थान कब रजवाड़ों वाला टाइम था, तो जैसलमेर आपका आएगा मिडिवल पीरियड में, ठीक है, रजवाड़ा वाला टाइम। कोडाई कैनाल, ठीक है, कोडाई कैनाल आपका कॉलोनियल पीरियड है। भिलाई तो अभी सबसे ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो आपको वैसे भी वेरीफाई हो गया, आप आराम से आंसर निकाल लोगे। अब ये आप एनसीईआरटी जाओगे, उसे जो उसके जो मैप बना हुआ है वहीं पे लिखा हुआ है मैंगो शावर कर्नाटका, पढ़ते हैं ना कैसे, मैंगो शावर ये आम की फसल के लिए फेमस है, तो तीन पहले हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉसम शावर, ये आपका आ जाएगा केरला में। ब्लॉसम नाम से थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखना, इसको हम लोग रखते हैं। कुछ नहीं पता तो लू तो पता ही है ना, पंजाब टू बिहार, यूपी में लू लगती है सबसे ज्यादा, तो ये यही पता है, आपका आंसर आ गया सीधे, सी। और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कैपिटल थोड़ा ध्यान दे लेना, पूछते हैं हर साल एक सवाल पूछते हैं। अब देखो, डबलिन मुझे नहीं पता, ओटावा ठीक है, ओटावा डिक्लेरेशन पढ़ते हो कनाडा है।
कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच नाइफी डॉ म्यांमार। एक चीज मुझे पता है, खार्तूम। खार्तूम कैसे पता है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम नाइल रिवर के बारे में पढ़ते हैं, मान लो ये आपका अफ्रीका है, तो नाइल रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे होते हुए जाती है, फिर यहाँ से एक आती है, और खार्तूम यहाँ पे पड़ता है सूडान में। खार्तूम में एक ब्लू नाइल है आपकी और एक वाइट नाइल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों कहाँ पे मिलते हैं? खार्तूम में। खार्तूम कहाँ है? वो सूडान में, ना कि इथोपिया में। तो ये चीज मुझे पता है। तो ये देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इनडायरेक्ट जो हमारा नॉलेज होता है वो भी हमारा यहाँ पे यूज होता है। आपको जरूरी नहीं कैपिटल पता हो, लेकिन ये पता है कि हाँ सूडान में जाता है, इथोपिया नहीं होगा, तो आप आराम से उसको सही कर सकते हो। बट जो घटना चक्र है उसमें जो कैपिटल वाला एरिया है उसको थोड़ा सा देख लेना, 2-3 पेज है, और हो सकता है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे। कुछ हमें पता होता है, कुछ हम रिवाइज कर लेंगे, ओवरऑल सही जाएगा। विद रेफरेंस टू द अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, द रीजन encompasses सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं ऐसे, तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न ये आपका अपर गंगा में आएगा, बिल्कुल सही है। द रीजन हैज मोर देन 130%, मोर देन कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोला है, 130% आपका इरिगेशन इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा इरिगेशन है यहाँ पे, जरूरत से भी ज्यादा है। एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तब जितना उगाना है उसका डबल उगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एडवांस एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। तो ये भी आपका सही है, बोथ वन एंड करेक्ट, ध्यान देना इसको। अभी कह रहा है कि आपको बताना है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल। अब ये क्वेश्चन देखते मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं इसको कर सकता। अगर आप में से किसी को पता है तो आप करो, नहीं तो इसको इग्नोर करना है। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का ही मारोगे, मतलब सही निकल गया तो ठीक है, नहीं हाई चांसेस है गलत होने के। तो ऐसे क्वेश्चन से तो हाथ ही जोड़ लो अगर कुछ नहीं पता है ना। नेक्स्ट इस लेवल असर्शन आपको बताना है, जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिजिनस ही है जूट, इंडिया में मतलब एशियन टाइम से पाया जाता है। जूट is a kharif crop sown from February to जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ये भी सही है, खरीफ की बातें कर रहा है। लेकिन क्या इससे कोई लिंक है? इंडिजिनस इसलिए है क्योंकि ये जुलाई में उगाया जाता है? नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट चीजें हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे सॉयल ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, तो एक बार हम उसको मान लेते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे आपको लिंक करना है। फिर आपको बताना है ट्रीटीज एंड एसिड्स। तो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो इसमें आपको मिलाना है दान सागर, परसों माधव। अब इसमें से मुझे एक भी नहीं याद है, एक भी नहीं याद है। बल्लन सेन अभी देखा तो कुछ पाला का है, बट यहाँ क्या है मुझे नहीं पता। तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही हायर लेवल का हो गया, बहुत ही। अब हो सकता है किसी को एक आध पता है, उसने मान लो पता है कि पहला वाला जो है वो 1 होगा, ठीक है, पहला वाला 4 होगा, स्मृति चंद्रिका, ये आपने बता दिया तो आपके बन गए। तो वो आपका समझ लो एडवांस नॉलेज है, कहीं ना कहीं लक भी होता है। नहीं तो जनरली क्वेश्चन लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये नहीं होता। जैसे अभी पास वाला बताया, ये बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे लोग फंसते हैं, जनरली नहीं सही कर पाएंगे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन। अगर मैं 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर नेट 90 लाना चाहिए, तो कितने मेरे सही होने चाहिए? तो इसमें से अगर मेरे 12, 36 अगर गलत हो जाते हैं, 36, ठीक है, 36 अगर हमारे गलत होते हैं तो 12 हमारे वो वाले हो जाएंगे, तो 36 12 कितना हो गया? 48। 48, हाँ, तब मेरे 92 बनेंगे नेट। तो 37 गलत करने तक स्कोप है हमारे पास 140 में। तो कुछ तो गलत होंगे ही ना यार, मतलब 90 आप सही भी तो कर रहे हो, थर्ट सॉरी 100 के राउंड सही कर रहे हो, 102 के राउंड, 37 आपके गलत हो रहे हैं। तो उतना गलत भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, आप आराम से कर लोगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन एंड अदर आर रीजंस। टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल तो हुआ ही था, यहाँ तक उन्होंने अटैक मारा था। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी। क्यों सक्सेसफुल होगा? क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तभी तो सक्सेसफुल होगा ना, नहीं तो क्यों होगा? ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिटी तो वैसे भी नहीं थी, हम कॉमन सेंस से पढ़ते हैं। तो आपका ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ना। आते हैं सवाल। द इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। तो ये तो आप गलत ही करोगे, भी यहाँ मत कर देना सी, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये तो हम गलत ही करेंगे, तो ओनली वन के साथ जाएंगे। नहीं तो अगर कुछ वैसे फैक्ट होता तो मैं सी ही जाता, लेकिन अब इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही है। नाउ नेक्स्ट, आईपीसीसी के बारे में कह रहा है
रिडक्शन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ, मतलब धीरे धीरे अगर रिड्यूस करो तब भी इनफ है, बिल्कुल इनफ नहीं है ये। आपको तो कुछ भी ना पढ़ाओ, कोई 12 का बच्चा वो भी बता देगा। डीप रैपिड एंड सस्टेन रिडक्शन आर एसेंशियल, बिल्कुल एसेंशियल है, तभी तो चीजें सही होंगी। तो ये इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे सारे सवाल तो बहुत इजी होते हैं। सीरियल यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब कितनी आप उपज कर रहे हो पर यूनिट एरिया में, तो द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया हार्वेस्टेड लैंड, सही बात है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन गिवन कंट्री, टोटल प्रोडक्शन, ये ओवरऑल प्रोडक्शन हो गया, यील्ड नहीं होता। यील्ड नहीं होता, यील्ड हमेशा पर यूनिट एरिया से करते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितना है, उस हिसाब से हम यील्ड डिफाइन करते हैं। तो चीजें थोड़ा सा समझना, दोनों डेफिनेशन नहीं हो सकती एक चीज की, दोनों अलग अलग चीज हैं। Again, which of the following statements true regarding the trend of unemployment rate of India? जुलाई सितंबर 19 से लेके 22 तक बताना है। तो कोविड के टाइम बढ़ा था लेकिन अभी घट गया है, 2-3 साल बाद घटना शुरू हो गया था। तो इट रिमेन द सेम, सेम तो नहीं है, घटना शुरू हुआ है, इट डिक्लाइन, बिल्कुल सही। तो टू इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इजी वन, कुछ नहीं है, क्यों परेशान होना। फिर कह रहा है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, बार बार आता है, हर साल आता है, 50 बार ही पढ़ते हैं, कौन कौन करता है? यूएनडीपी करता है, और ऊपर लिखा होता है ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डब्ल्यूएचओ नहीं है, आईएमएफ, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आराम से 3 और 4 ऐसे देखो और फिर ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पे 3-4 है आपका, सही हो गया। Again, the concept of sustainable development is popularized by the ब्रूट लैंड रिपोर्ट। अब ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ब्रूट लैंड रिपोर्ट अभी 2022 में भी पूछा था, आई थिंक 21 में 22 में। ये कब आया था? 1987 में आया था, 1981 में आया था, आप बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। द ब्रूट लैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट टू ग्रोथ, नहीं, लिमिट टू ग्रोथ वो डिफरेंट है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रूट लैंड रिपोर्ट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पढ़ोगे पीवाईक्यूज लगाओगे तो यही तो फायदा है पीवाईक्यू का, आपके और सवाल बन जाएंगे। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। फिर ये जो आपके डेट वाले होते हैं ना, डे वाले, ये थोड़ा सा देख लेना। डे वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 2 सवाल तो आते ही आते हैं, तो थोड़ा सा रट्टा मारना। एक दो बारी मेरे लग भी गए थे अच्छे खासे, एक दो बारी नहीं भी हुआ क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, कैसे दे तो रखा नहीं है कि आप मिलाओ, कह रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड थायराइड डे, नो टोबैको डे, इंटरनेशनल डे। तो अब इसको पहली बात तो आपको डेट पता होना चाहिए, सारे के रटे होने चाहिए, तब आप जाके कहीं मिला पाओगे। सो दिस वन इज टफ, ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो मैं तो इसको स्किप ही करूंगा। फिर अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसीलिए तो पढ़ते हैं आई दृष्टि, कि ऐसे क्वेश्चन हम उसको कर सकें, इसी इसी टाइम के लिए पढ़ते हैं। तो गोपी थोटाकुरा काफी फेमस था ये, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, तो आपका ये 3 आ जाएगा। दूसरे पे दीपक कर्मकारा, अरो, देव पटेल भी काफी उस टाइम पे फेमस थे क्योंकि ये पहले ब्रिटिश एक्टर थे हु मेड हिज डायरेक्टर डिबेट इन थ्रिलर मंकी मैन, तो ये भी काफी न्यूज में था। तो अच्छे से पढ़ना, जो भी आप दृष्टि वगैरह पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना, तभी ये सवाल आप ले जाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन में फंसने के ज्यादा चांसेस हैं, फिर गलत भी हो सकते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, बिल्कुल सही बात है। क्यों हुआ? द इंडियन मॉरिशस टीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज, मॉरिशस पहले थी, अभी सिंगापुर हो गया, क्यों? क्योंकि कुछ ट्रीटी हुई, उसमें लफड़ा हुआ, इशू हुए, एफडीआई कम हुआ, ये भी एक रीजन हो सकता है अगर आप सोचो तो। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और होगा ही। जब अभी नेक्स्ट आप पेपर दोगे वहां भी बहुत सारे सवाल में एक दो ऐसे गलतियां हो जाएंगी, बट हमारे पास ध्यान रखना 37 गलत करने का स्कोप है। 37 में 90 मान रहा हूँ, 120 मार्क्स। मैं तो ये देख ही नहीं रहा कि 100 कट ऑफ गई है पिछली बारी, 105 गई है, मैं एकदम हायर लेवल पे देख रहा हूँ, तब भी आपके पास 37 का स्कोप है, ध्यान रखना। अब ये फेमस है काफी, मलेरिया से रिलेटेड था, मलेरिया डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी कैनन्स फिल्म फेस्टिवल, अनसुईया सेन गुप्ता, ये भी न्यूज में था आपका, आई दृष्टि में भी है, पिछले साल ही इसको लक्ष्य में भी कराया गया, तो ध्यान से। विद रेफरेंस टू द रुद्र, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? इट इज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस होना चाहिए, फिर भी मैं मैक्सिमम इसमें ओनली 2 जाता, लेकिन नाइदर गलत थे, गलत हो गया, नो इशू, होने दो। इतना एग्जैक्ट में राजस्थान में मई में 2024 में हुआ था, कौन पढ़ता है, मतलब मैं तो टू बी ऑनेस्ट नहीं जानता, आप लोगों को पता है तो ग्रेट। फिर देखो कह रहा है न्यूली इलेक्टेड हेड एंड कंट्री, ये भी सवाल, सेकेंड यार,
ये भी काफी फेमस है। जो इलेक्टेड होते हैं ना, कंट्री के इलेक्टेड हेड होते हैं, जैसे जापान में कौन हुआ, चाइना में कौन है जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो चीजें थोड़ा सा आपको देखना है। और ऐसे सवाल आते हैं, तो ये करंट के सवाल है, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं चलता। जिसने मेहनत कर रखा है तो हाई चांसेस है कुछ ना कुछ इधर उधर करके ले जाएगा पॉजिटिव मार्क्स, नहीं तो फंस जाना है, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। डेक्कन ट्रैप के बारे में कौन सा सही नहीं है? फॉसिल नहीं पाया जाता यार, इग्नियस रॉक है, कहाँ से फॉसिल मिलेगा? इंटन ट्रैप एंड बेड्स फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल। बिल्कुल गलत है, इसको आपको तुरंत देखते ही काट देना है। अब कह रहा है जेट स्ट्रीम जो है डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और हाई एल्टीट्यूड मतलब सोचो कितनी नॉनसेंस बातें हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डिस्कवर हुआ, पहले पता ही नहीं था। वाह, यहाँ से चीज है, ऐसे कोई चीज तो है नहीं कि उसको देखेंगे नहीं। अगर कोई चीज है तो पता चलेगा ही चलेगा ना, उससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। तो पहले से ही था ना कि वर्ल्ड वॉर 2। जेट स्ट्रीम फ्लो विद स्पीड ऑफ 3 to 300 500, बिल्कुल सही बात है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये भी इजी है। स्पेन, स्पेन फ्रांस आपका आएगा पायरीन। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। स्विट्जरलैंड अल्प्स इसीलिए फेमस है, स्विट्जरलैंड लोग बहुत जाते हैं। बल्गेरिया जो है आपका बाल्कन, बाल्कन स्टेट भी ये भी पढ़ते हो आप हिस्ट्री में। इटली जो है आपका एथेंस, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। ये भी कोई अलग से टफ नहीं था। फिर प्लांट एंड एनिमल लिव इन ऑन लैंड कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, इजी वन। ज्वाइंट वन नेक ज्वाइंट हेड, अब ये आप अगर साइंस के घटनाचक जाके करो, अगर ये सारी चीजें आपको ना मिले तो मुझे बताना, आप सूली पे चढ़ा देना है। सारी चीजें हैं, जिसने पढ़ रखा है एक तरफ से सारा सही करेगा। पाइवेट जॉइंट बिल्कुल सही है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज आर क्या? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया होता है लेकिन जरूरी नहीं डिसीज हो। पैथोजन को हमेशा हम डिसीज के लिए यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलत कराओगे। फिर मिल्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, ये भी है आपके पीवाईक्यू में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये भी आपके पीवाईक्यू में है, सारी चीजें आई हैं। CPR क्या होता है? कार्डियोपल्मरी, कार्डियोपल्मरी, कार्डिक कार्डियो दोनों हटाओ, दोनों सिमिलर है, यहाँ पे रखो। रिवीजन, रिसस्टेशन, ऐसा कुछ होगा यार, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, ये सही होना चाहिए। बट ये आपके पीवाईक्यूज में, ये सारे साइंस में आप जाके देखना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये भी मिलेगी, वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सी है? पल्मोनरी। ये भी है, डायबिटीज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द पेनक्रियास, सारी चीजें हैं। कोविड पेंडेमिक वाज कॉज्ड बाय द सार्स कोव 1 2, इसमें आप फेमस हो गए, 2 वाला था। फिर अगेन ये आपका फॉर्मूला है एवरेज वाला, तो कुछ नहीं पता, दोनों थोड़े सिमिलर हैं। 2 यहाँ पे लगेगा, पता है ना, 2AB ऐसे करके A+B, 2AB ऐसे करके होता है 2AB+A+B, पढ़ते हैं हम बेसिक सी सेट में, आप आराम से इसको करोगे। तो ये जितने सवाल है ना यहाँ पे, तो एक भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने साइंस कर रखा होगा तो ये सारी चीजें, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, एक हो सकता है, बाकी आई डोंट थिंक कहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आराम से आप एक तो सही करोगे ही करोगे, हो सकता है यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओ, बट 3 जगह कंफ्यूज हो, एक तो सही होगा यहाँ भी ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नॉट करेक्टली मैच ड्यूरिंग द रामगंगा प्रोजेक्ट, डैम लेंथ क्या है, हाइड्रो जनरेशन, लोकेशन, ठीक है, इरिगेटेड एरिया 6 हेक्टेयर। अभी लोकेशन वाला तो सही है, 3 बचा है, इसमें देखो कौन सा करना है क्या नहीं है। तो इसमें डैम लेंथ 1 किलोमीटर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट हो भी सकता है, आजकल तो बहुत, अभी 14 किलोमीटर का कोई डैम बनने वाला है, तो मेरे हिसाब से रिस्की है और गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी अगर आपने एक एलिमिनेट किया तो कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, क्योंकि हम गलत करेंगे ही करेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं है ना सारे सही कर लेंगे, सारे सही होंगे भी नहीं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इन कंपैरिजन USA, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ते हैं यूपीएससी में भी सवाल आया 2023 से 24 में, तो बिल्कुल सही है। इंडियाज लोकेशन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल द थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हम सब ट्रॉपिकल में भी आते हैं, ट्रॉपिकल में भी आते हैं, कुछ टेम्परेट रीजन के भी क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर अगेन फेवरेट यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, दोनों का रट लो इसको अच्छे से, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था, और 25 में आएगा आएगा। तो देवप्रयाग इज रिलेटेड टू अलकनंदा एंड भागीरथी, 2 सबसे पहले आ गया। रुद्रप्रयाग 4 5 है ना, इसको अच्छे से रट लो, इट्स रिलेटेड टू अलकनंदा एंड मंदाकिनी। तो 2 4, 2 4 कहाँ है? 2 4 आपका आंसर आ गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगेन
क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। तो क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, अगर मैं ऐसे मैप बनाऊं, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न यूरोप है। ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोप है इतना। यहाँ पे ये ओशन है। तो वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप ऑल मंथ में रेनफॉल रिसीव करते हैं। रिसीव थोड़ा सा भी अगर आ गया ना किसी मंथ में, तब भी वो माना जाएगा। तो सही है, वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है, ऐसे कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है, कहीं यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्लीज है। यहाँ से ऐसे जाती है हवा, पानी उठाता है। अगर मैं अच्छे से मैप बना के आप लोगों को समझा दूं कैसे चीजें होती हैं, वन सेकेंड। मान लो ये आपका पड़ता है, अरे बस कर भाई, कितना जूम हो जाएगा। ये आपका पड़ता है अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका है। ये आपका यूरोप है। तो क्या होता है कि यहाँ से वेस्टर्लीज यहाँ से जाती हैं, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करती हैं, और यहाँ पे बारिश होती है कब? विंटर में, क्योंकि इस प्रेशर जो बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है साउथवर्ड्स, तो यहाँ से पानी पिकअप करती है ये मेडिटेरेनियन रीजन से, और यहाँ पे बारिश कराती है। बट समर में क्या होता है, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ से आ जाती है। तो इसीलिए बारिश नहीं हो पाती गर्मियों में, क्योंकि पानी उठाता ही नहीं इसका, ये बेल्ट जो है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है। तो वेस्ट यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज में तो यूरोप लोकेटेड है, ये तो हम पढ़ते हैं, ट्रेड वाला यहाँ आता है। ये जो ट्रेड विंड होते हैं यहाँ से आपका वेस्टर्ली शुरू हो जाता है। तो बोथ वन एंड टू करेक्ट। माउंटेन अरेंज देम इन करेक्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट हमें लगाना है, ऐसे बना लो। अब इसमें चार नाम देखो, पोंटिक नाम लग रहा है यूरोप कहीं, पोंटिक सबसे पहले आएगा। जाग्रोस पढ़ते हो ना, ईरान, जाग्रोस यहाँ पे आएगा। फिर काराकोरम हिंदुकुश, हिंदुकुश सबसे पहले आएगा, फिर काराकोरम आएगा। अब इसको देख लो, पोंटिक चार पहले हो गया, सॉरी दो पहले हो गया, फिर जाग्रोस चार हो गया, फिर आपका हिंदुकुश तीन एक, दो चार तीन एक, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डायरेक्शन नॉट करेक्टली मैच, यूपीएससी के लिए बताया कि एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कहाँ गिरती है, कैसे जा रही है, उतना पता है आपको, पता चल जाएगा। अमूर दरिया आई डोंट नो, सर दरिया आई डोंट नो, अंगरा रिवर आई डोंट नो, मेकॉन्ग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब ऐसे, ऐसे जाती है मेकॉन्ग, अरे मेकॉन्ग ऐसे आती है यार, ऐसे गिरती है, साउथ ईस्ट है। तो ये मुझे पता है, नॉट करेक्ट पूछा है, आराम से मुझे मार्क्स मिल गए। बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। ईरान हाफ खेल, कुवैत, एक्चुअली ये न्यूज़ में था इसलिए इन्होंने पूछा है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो शायद वो आराम से कर ले। सऊदी अरेबिया दहराम ये मुझे पता है, इराक मुझे जुबैर पता है, ये दोनों में कंफ्यूज होता तो मैं इसमें किसी एक में करता, बट ये करंट में था, मैंने बाद में देखा था। बट ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, बट फिर भी अटेम्प्ट करना, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया एक दो भी आप एलिमिनेट करते हो। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखो आ ही गया। इट रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, मैंने बताया कैसे, जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट हो जाता है, तो ये ओशन बीच में पड़ता है, तो यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करता है, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो इसीलिए होता है क्योंकि विंटर में शिफ्ट हो जाता है साउथवर्ड, ड्यू टू विंटर सॉलिसाइट एयर प्रेशर विल शिफ्ट इन साउथ, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन मतलब आपके करेक्ट है। फिर एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन जो है कहाँ पे हुआ था, टुक प्लेस इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नो आइडिया। द ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व, नो आइडिया। मैं तो वन एंड टू मारूंगा, गलत हो गए, इट्स ओके, कहीं सही होंगे कहीं गलत होंगे। प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप बाय इसरो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट, पाथ ब्रेकिंग फीड विक्रम साराभाई, नो आइडिया। आप देखो जिसने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स, तो उसके लिए तो अच्छी चीज है, आप एलिमिनेट कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। जिसने नहीं पता उसके लिए कह रहा हूँ, इनिशियल एरोडायनेमिक्स डिजाइन, क्योंकि आपने तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या ही करोगे, अब बिना पढ़े तो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते कि मेरा एग्जाम निकल जाए। तो उसमें यही है कि ठीक है, किस्मत अच्छी है तो सही निकल जाएगा। इनिशियल एरोडायनेमिक्स डिजाइन टू स्पेस रिक्वायर इवोल्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सी मैंने मारा, बोथ वन एंड करेक्ट, यहाँ पे ऊपर गलत, यहाँ सही, फिर भी नेट मेरा मार्क्स बढ़ गया, 0.66 समथिंग कुछ, 1.6 समथिंग ऐसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल 1.3, अगर यूपीएससी से देखें तो। गिवन आर टू स्टेटमेंट ऑन वन इज लेवल असर्शन, आपको बताना है। इन अप्रैल इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, ठीक है, इससे हम डिलीवरी की बात चल रही, काफी फेमस थी। मिसाइल हैज रेंज ऑफ 490, 290 यार, बार बार पढ़ते हैं। तो ये तो आप गलत नहीं करोगे, इसमें सी नहीं मानना है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। देखो आर जैसे ही फॉल्स हुआ आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि बाकी दोनों तो फॉल्स आप कर नहीं सकते, दोनों करेक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, आर तो फॉल्स है ही है, तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन आ गया। तो ये ऑप्शन की ब्यूटी ये होती है कि एक अगर आपको पता चल गया तो आपके आंसर आ जाएंगे। कोहिमा पीस मेमोरियल, इको पार्क कोहिमा पीस, ठीक है, बैटल ऑफ कोहिमा कहीं रिलेटेड होगा। इट इनॉग्रेटेड प्रोग्राम वाज हेल्ड 8 मार्च 2024 कोहिमा, ठीक है, कोहिमा में ही होगा।
इतना नहीं देखते, इतना वो चेंज नहीं करते 9 मार्च था। ठीक है, ध्यान रखना। इट विल बी डेवलप बाय साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्यों, जापान होगा, क्योंकि जापान के साइड से लड़े थे, तो ये कॉमन सेंस की बात होगी, तो यहाँ मैं सी नहीं जाऊंगा। ये चीजें आपको एसेस करनी है, कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस हो गया। कोहिमा पीस है तो वहाँ साउथ कोरिया क्यों आएगा यार, जापान था, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो साउथ कोरिया क्यों उसको डेवलप करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके चलना है, तभी आप अच्छे से स्कोर करोगे। ऐसे ही नहीं लोग ले आते, उनके कहते हैं कि मेरे 100 क्वेश्चन सही हो गए, नेट 133 बन रहे हैं, वो ऐसे ही सही होते हैं क्योंकि वो दिमाग ओपन रखते हैं। कुछ गलत होंगे बट कोशिश करो उसको मिनिमाइज करने की। मोबिलिटी अरेंजमेंट टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम क्या है भाई, नहीं पता। इट बायलेटरल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर स्कीम ग्रेजुएटेड एज विद नॉलेज स्किल स्पेसिफिक फील्ड स्टडी ऑफर लाइव ऑस्ट्रेलिया अप टू 2 ईयर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो दोनों ही सही होना चाहिए, दोनों गलत होगा। तो जनरली पैटर्न देखा है सी, मैंने तो मार दिया, अब आप अपना देख लेना। Now, with reference to the International Conference on Nuclear Security, which of the following statements correct? The conference was held in 25th July, ठीक है। India has recently reconstituted an interministerial nuclear smuggling। अब ये बहुत टफ है यार करने, तो मैं तो वही मारूंगा। फिर भी ऊपर सही हो गया, नीचे गलत हो गया, 1.34 मेरे नेट पॉजिटिव जा रहे हैं, छोड़ने से अच्छा है कि कर ही दो। विद रेफरेंस टू द पिरुल लाओ पैसा लाओ, पिरुल क्या लिखा है यार, पिरुल लाओ पैसा लाओ कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ इनकम इन विलेजेस, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च द कैंपेन, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में चला गया, सही निकल गया। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? इट वाज हेल्ड इन दिल्ली, 3 डे कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज बाय द नीति अनुसंधान प्रस्थान, मैं यहाँ भी सी मारूंगा। हम देखो ऊपर आपका सही निकला, यहाँ गलत हुआ, फिर भी नेट पॉजिटिव मेरा 1.34 है। मतलब यूपीएससी कंपेयर में या 1.33 नेट होता है तो उस हिसाब से देखोगे, बट बात तो वही जाएगी। फिर कह रहा है दिस इज इंडिया। अब ये जो है ना, यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि ये नॉलेज बेस है और ये हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ा करो, ये सारी चीजें जो अंडर डेवलपिंग होती हैं। तो दिस इज एन इंडिया जापान, मैं वहां ये चीजें अप्लाई करने के लिए पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ जहां पे कुछ नहीं आता, ये नेपाल उपाल ये सब नहीं पढ़ते हैं हम, उतना ध्यान नहीं देखते क्या है 25 मई यहाँ पे। तो वहां चीज है, लेकिन कोई चीज ऐसी आ गई कि जो मतलब हम पढ़ते रहते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? दिस इंडिया जापान का पार्टनरशिप है, ठीक है, ल्यूनर के लिए बिल्कुल सही बात है। जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फॉर द लैंडर फॉर मिशन वाइल इसरो इज हैंडलिंग फॉर द रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। तो ये चीजें इन्होंने शायद रिवर्स कर दी हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो, तो ओनली वन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। फिर गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, अब ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं क्या है ये कॉर्पोरल पनिशमेंट, बट फिर भी देखते हैं। तमिलनाडु स्कूल में डिपार्टमेंट इशू दिस गाइडलाइन 26 अप्रैल को। गाइडलाइन आर फोकस ऑन सेफ गार्डिंग फिजिकल मेंटल वेलबींग्स, बोथ वन एंड करेक्ट आपका सही निकल गया। ठीक है, यहाँ अगर आपने गलत किया, यहाँ आपका फिर सही हो गया। नेट में आप चले गए, देखो पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ, मेरा काम है पैटर्न दिखाना, बाकी अल्टीमेटली इट्स यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली है तो आपसे बेहतर फिर कोई नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग बाद में कमेंट में आ जाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। पाथ फाइंडर का मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरू हो रहा है अपना 10 तारीख से। फ्लाई 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज ए न्यूली लॉन्च एयरलाइन टू इंडिया, ठीक है, इनॉग्रेटेड फ्लाइट फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सिमिलर है, कुछ इससे रिलेटेड होगा, बोथ करेक्ट, यहाँ पे आपका सही हो गया। अगेन, अब ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, इसमें कुछ अलग से बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना सुना है नाम, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था, गांधी जयंती के दिन। तो ये तो 2014 आएगा सबसे पहले, स्वच्छ भारत कहाँ है, 2014 यहाँ है। तो आपका तीसरे पे दूसरा आ जाएगा, आते ही आपका आंसर आ गया। और एक चीज, जल जीवन मिशन अभी 19 में आया था, हम पढ़ते हैं इसका, यूपीएससी में भी आया था 2020 के मेंस में। तो ये आपका 19 में हो गया, तो वैसे भी आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया, पॉजिटिव मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। विच इंडिकेटर यूज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या क्या होता है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो तीन तो आप हटाओगे, ठीक है। इनकम लेवल एजुकेशन होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, 1 2 एंड 4 इजी। अरेंज द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करेक्ट फ्रॉम द कोर्स गिवन। तो क्रोनोलॉजिकल में बताना है, पुराने से नए। तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2019 में, 20 में था, 18 में था आई थिंक। प्रधानमंत्री गरीब, ये कोविड के टाइम आया था। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण केंद्र, ये अभी आया लेटेस्ट। तो ऐसे ही सीधे आ गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो बेसिक बेसिक अवेयरनेस है, आप आराम से करोगे। माल्थस आर्ग्यूड दैट पॉपुलेशन ग्रो इन ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल मतलब 2, 4, 8, 16। और जो फूड है वो आपका अर्थमेटिक 1, 2, 3, 4। डी ऑप्शन। According to economic survey, what fiscal policy did government of India undertake in response to aggravate global supply disruption? तो क्या जो है फिजिकल पॉलिसी लिया है? डिक्रीज फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, ये नहीं डिक्रीज करते यार जनरली, मतलब मुश्किल है। इंक्रीज टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, नो आइडिया। देखो अब ऑप्शन देखो, ओनली 3, ओनली 2, ओनली 1 या नन, कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा, पहला दूसरा चलो मैं गलत मान लूं, तीसरा में एक चीज मुझे क्लू मिला। क्या क्लू है? रिडक्शन टैक्सेस ऑन फ्यूल सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। जब सर्टेन लगा दिया ना, आप कोई स्पेसिफाई नहीं किया, स्पेसिफिकली बोला है, यहाँ स्पेसिफिकली बोला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये चीजें ज्यादा चांसेस है सही होने के। ऐसे वर्ड तभी डालते हैं जब वो कॉपी पेस्ट हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो नन ऑफ द अबव तो मैं हटा दूंगा, ये मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं सही होने के। ओनली 3 ऑप्शन में भी है तो मैं इसके साथ जाऊंगा। 1, 2 होता, 2, 3 होता तो मैं फंस जाता। लेकिन यहाँ अलग अलग है 4 ऑप्शन, तो थोड़ा सा ध्यान देना। दिमाग को ओपन रखोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सही होने के। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? कितने साल होता है? 18 से 40 से। बताओ आप लोग कितने साल पे ले सकते हैं? तो एक चीज, अब चारों में अगर आप देखो तो अटल पेंशन योजना बेनिफिशियरी चॉइस पे होता है ये, तो सीधे ही आ गया पहला। लेकिन अगर नहीं भी पता तो आप देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 55 से 200 रुपये पर मंथ देते हैं, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। जीवन ज्योति बीमा योजना आपका जो है 440 36 पर ईयर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये आपका 20 रुपये पर ईयर है। ये आप चलो कंफ्यूज हो, लेकिन पहले चौथे में नहीं होगा, चौथा तो आपको पता ही होगा। बस वो करते ही आपका आंसर आ गया, उतना डिटेल में जाओ भी मत। डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। डेवलपमेंट विकास, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ मतलब 2 से 4 हो गया, 6 हो गया, वो किसी एक के पास पूरा पैसा जा रहा है तभी अल्टीमेटली ग्रोथ है। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल। तो डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है, उसी को विकास बोलते हैं। ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए सफिशिएंट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये भी कोई सफिशिएंट मेजर नहीं हो सकता। अनिल अंबानी के पास सारे पैसे हो जा रहे हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन उनके पास पैसे जा रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में? नहीं हो रहा है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which measure are essential to achieve goal 4 of the Sustainable Development Target 2030? Essential to achieve, measure are essential to achieve goal 4, क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एसडीजी पता होना चाहिए, सवाल आते हैं यहाँ से, रट लो उसको, 1 से 15 17 जितने। मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है। इंप्रूविंग बेसिक स्कूल, ये भी स्कूल से रिलेटेड है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम, क्या करेंगे इसका? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, क्या करेंगे इसका? तो दोनों एजुकेशन से रिलेटेड। क्लब करना है यहाँ पे, क्लबिंग वाला आपका एलिमिनेशन आएगा। नॉट गारंटीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, फ्री टू ओन अक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी। ठीक है, नहीं पढ़ते कहीं। पीसफुली एसएमएल पढ़ते हैं, फ्रीली मूव कर पढ़ते हैं, प्रैक्टिस स्टेट प्रोफेशन, ये तो पढ़ते ही नहीं। बेसिक चीज है, इजी वन। फिर कह रहा है कि असर्शन रीजनिंग है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज अ गवर्नर ऑफ टू मोर स्टेट। बिल्कुल गलत करते हैं बहुत सारे। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लक्ष्मीकांत, बेसिक पॉलिटी। आर्टिकल नंबर 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट शैल बी गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट। तो ये तो हम पढ़ते हैं, ये तो होता ही है। तो पहला गलत होते ही आपका आंसर आ जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ये मैंने बताया था, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑप्शन, कि ये गलत के आपके आराम से आंसर आ जाएंगे, डायरेक्ट राइट आंसर आएगा। अब चेक करके देख लो, दोनों गलत होंगे नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, गारंटी टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। 15, 16, 19, 29, 30, ये इतने आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन को हैं, फॉरेनर को नहीं है। तो इक्वलिटी इसमें बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। ठीक है, बिल्कुल ही अवेलेबल है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन, 15, 16, ध्यान रखो 16 है ये। बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ अरे लेजिस्लेटिव खुद ही थोड़ी ना अपना नाम चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखो। ये आपका डी गलत हो गया। अगेन बहुत इजी है, फाइनेंस कमीशन 280, सिपाही ढूंढ लो। 280, दूसरे पे आपका 3 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा, आंसर आ गया। अब ये तो पता ही होगा ना, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल। बस इतना ही आपका हो गया, सीएजी 148। फिर कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23, 24, यही है ना? अब देखते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 है, ये नहीं आएगा।
प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर बिल्कुल आएगा 23-24 में। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिल्कुल आएगा, प्रोटेक्शन इंटरेस्ट 29 है। तो 2-3 आपका आएगा इजी। कहाँ गलत हो रहे हैं? एक भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं बताओ। कह रहा है ओनली इनपुट डिवाइस, इनपुट देते हैं सिर्फ, ठीक है, माउस से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से, स्कैनर से, तीनों हो गया, स्कैन करता है ना वो। तो ये जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ना फिजिक्स में, तो आप घटना चक्र पढ़ते हो साइंस का, उसको देख लेना एक बारी। ठीक है, फिर कह रहा है द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज नॉन वोलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो अच्छे से पढ़ो, आते हैं बार बार आते हैं। ये शायद मेरा गलत हो जाता टू बी ऑनेस्ट, मैं इसमें रैम मार के आता, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप विद फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? ये 25 बारी 70 बारी सवाल आया है, आप जाके फिजिक्स देखोगे, PYQ PCS के देखोगे तो ये बहुत बारी आया है, यही फॉर्मूला है। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। F = 9 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 दिया हुआ है, उसको आप आराम से जाके देखो, वही सीधे सवाल आए। Which of the following statement is not true? Chromosomes are composed of DNA and protein. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले, देखो वर्ड से लग रहा है, निगेटिव हो गया, ये सिंपल दे रहा है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस, सिंपल है, बिल्कुल हो सकता है। फंक्शन सेगमेंट DNA जीन, बिल्कुल सही है। कह रहा है डज नॉट एनी रोल, तो एक्सट्रीम हो गया, तो ये आप ध्यान रखना, नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि CO2 SO2 NOT गैसेस डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। तो ये मैं सोच लेना कि यार मैं तो सल्फर और नाइट्रोजन पढ़ता हूँ, CO2, अरे CO2 भी तो आता है ना, एसिडिक रेन क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वीक एसिड बनाता है ना, तो एसिड तो एसिड हो गया। एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेंट ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो बिकॉज इसी की वजह से होते हैं एसिड रेन। सी एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो इसको, तो कुछ सोचना भी नहीं है। With reference to the seventh Indian Joint Cooperation Committee meeting in India, Indonesia agreed the enhanced collaboration in area of defense industries, maritime security and cooperation. The meeting was held in Jakarta. अब इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, इट्स अप टू यू। अब देखो ये चीज जो है ना, ये न्यूज की है, करंट अफेयर्स है, तो मैं आई 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 वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसमें जाओ, सी के साथ जाओ, थोड़ा सा पढ़ो, जकार्ता में हुआ था, नहीं हुआ था, कहीं अलग हुआ था, तो शायद आपकी ये सही चले जाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। फिर अगेन FWD, इंडियन इंडिजिनस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट है, 100 kg पेलोड है, सी के साथ चला गया। करंट में पढ़ा है तो आराम से, नहीं तो नहीं पढ़ा तो भाई अपना जय श्री राम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव, FTA है, अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ सुनीत बर्तवाल, तो सी ऑप्शन यहाँ भी सही निकला। अब ये सवाल जो है इसको तो कुछ छोड़ ही दो, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें दिन तारीख पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, इतना नहीं पढ़ते, सिर्फ एक्सरसाइज पूछ लेता है किस कंट्री का, तो शायद बता भी लेते। अब किसी ने नोट्स बना के पढ़ा होगा तो ठीक है, आप कर सकते हो। तो ये चार पांचवा सवाल है शायद जो हम छोड़ रहे हैं। फिर सक्छम वैली के बारे में, 1947-8 में पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया था, और 1963 में दे दिया था उसको चाइना को, सक्छम वैली। द वैली इज ए स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बिल्कुल सही। इंडिया हैज लॉस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैरिड बाय द चाइना। क्या इसमें गलत लग रहा है आपको? कुछ इसमें ऐसे अगेंस्ट भी नहीं लग रहा है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चूज द वन कोर्स। देखो जो स्कीम भी पूछते हैं ना, बड़े बड़े पूछते हैं, ऐसे कोई अलग से नहीं है, तो बस थोड़ा सा देख लो, उसकी ईयर वगैरह देख लो, हर साल 2-3 सवाल आते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पुराना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगर योजना पुराना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अभी चारों में सबसे लेटेस्ट तो मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना लग रहा है, 14 में आया था। तो सबसे, क्योंकि ये तीनों ऐसे अभी तो नहीं सुना ना 10-15 साल में, तो बहुत पुराने पुराने। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ये सब 70s 80s 90s के हैं। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये भी पुराना है। तो चार तो सबसे लास्ट में आएगा, और चार एक ही में है सबसे लास्ट में, तो आपको डरना भी नहीं है, एक के साथ जाओ, आपका आंसर आ गया। फिर कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग इकरेक्ट? इंडियन इकोनॉमिक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। क्या हम डेवलप थोड़ी ना, अभी हम अंडर डेवलप्ड ही हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया इकोनॉमिक्स मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं बार बार, बेसिक चीज है, तो एक दो तो आपका सही होगा, एक दो सही है, एक ही ऑप्शन है आपका सही निकल गया, इजी। फिर द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही है, कि कितना डॉलर बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसी के हिसाब से तो डिफाइन होता है ना। डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी बीइंग डिटरमाइंड बाय द मार्केट नॉट सेंट्रल बैंक। तो दूसरा आपका गलत हुआ, एक गलत होते ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी।
मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन बहुत आसान होते हैं। फिर कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द अबव वुमेन कैन कंसीडर स्टेप टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। किससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा? कि बैंकिंग हैबिट हो की बढ़ेगी, बैंक खुलेंगे, अल्टीमेटली विच इज रिलेटेड टू बैंक। तो जो भी बैंक वाले ऑप्शन है सारे सही हो जाएंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बिल्कुल सही है। रीजन रूरल बैंक बिल्कुल सही है। अडॉप्टेशन ऑफ विलेज बैंक ब्रांचेस बिल्कुल सही है। तो तीनों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर एनएफएस से पूछ रहा है, पढ़ते हैं काफी मतलब फेमस स्कीम है, यूपीएससी में कई बार, दो तीन बार पूछा है। तो 75% रूरल कवर करता है, 50% अर्बन, बिल्कुल सही। फ्लैगशिप स्कीम है, जो महिलाएं होती हैं वो लीड रोल प्ले करती हैं। 18 ईयर से ओल्ड, वो आता है ना, हम पढ़े हैं उसको, स्टेटमेंट यूपीएससी में भी आया। इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इन फोर्स इन 2010 2013, एक्ट का नाम ही 13 से है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एनएफएसए एक्ट 2013। फिर कह रहा है कि देर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट मैंने आपको बताया एजुकेशन हेल्थ एंड ऑल, एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अगर अच्छा हेल्थ होगा, सारी चीजें अच्छी होगी, सैनिटेशन होगा, तो ये भी अपने आप चीजें बढ़ेंगी, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, को रिलेशन तो हो सकता है, पॉजिटिव को रिलेशन बिल्कुल है, निगेटिव थोड़ी ना होगा इसका। कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट करोगे उधर एसटीजी घटता जाएगा, नहीं, अगर चीजें अच्छी होंगी, हेल्थ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और क्योंकि दोनों लिंक्ड है। फिर द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसटीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। क्लोजली वर्ड देखो, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल रिलेटेड है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बहुत सोचो मत। फिर रेमिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया का कितना है रेमिटेंस पूरे वर्ल्ड में? एक चीज अगर सिर्फ पता है, फर्स्ट, बस आपका आंसर आ गया, तीसरे पे फर्स्ट है इंडिया। अगेन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यूपी काफी फेमस था, न्यूज में भी थी ये चीजें। आप न्यूज अच्छे से यूपी का पढ़ो, कोई चीज यूपी का होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछते हैं। कुल मिला के जानना चाह रहे थे कि यूपी का सबसे अच्छा है, तो फर्स्ट पे यूपी है। हो सकता है महाराष्ट्र कर लो, मैं भी कर लेता अगर मैंने करंट अफेयर्स ना पढ़ा होता। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, गलत हो गए तो कोई बात नहीं, इसका अफसोस मत करना। यूपी और महाराष्ट्र एक तो आपको करना है, हो सकता है महाराष्ट्र आप जाते, लेकिन जिसने पढ़ा होगा वो यूपी ही जाएगा, इसीलिए उन्होंने पूछा भी है। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, सही है। अब इसमें लोग बहुत डिबेट कर रहे थे, कभी भी कैसे, क्यों नहीं हो सकता? ग्राउंड थोड़ी ना दे रहा है, वही थोड़ी ना कह रहा है कि इसी ग्राउंड पे होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, वो कह रहा है कभी भी हो सकता है, बिल्कुल। अभी अटैक कर दे पाकिस्तान, अभी हो जाएगा। तो कभी भी हो सकता है, वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट है। आप बहुत उसको लाइटली देखा करो, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मत बना करो। नहीं, उससे फिर क्या होते हैं ना कि ओवर थिंकिंग में तो कुछ भी, हर चीज गलत हो जाएगा। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की जाती है? ताकि हम चीजें सिंक्रोनाइज कर सकें, अच्छे से प्लान कर सकते हैं, वो रीजन होता है। ये नहीं कि इमरजेंसी टेक प्लेस एनी टाइम, ये तो एक अलग स्टेटमेंट है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि करेक्ट है रिगार्डिंग आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी घटती है, बढ़ती है, घटेगी क्यों? ई गवर्नेंस से कॉस्ट रिड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। ई गवर्नेंस से सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट बढ़ता है, बिल्कुल सही। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेसी, रेटिफिज्म घटाता है ये। तो दो तीन आपका सही हो जाएगा, इजी वन। अब यूपीएससी फंक्शन कहाँ से ड्राइव करता है? यहाँ पे चीफ जस्टिस मत बनना। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो करेगा ही, पार्लियामेंट के कुछ लॉस होंगे वहां से भी करता है, एक्ट रूल्स एंड ऑल पढ़ते हो। एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर बिल्कुल कर सकते हैं। कन्वेंशन भी कुछ होगा, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज पहले से भी आ रहा है। तो ये मत जाना कन्वेंशन से नहीं, आपने पढ़ रखा है उसको, नहीं पढ़ रखा है, इतना डिटेल में आप नहीं जानते हो। बेसिक चीजें दो पन्ना पढ़ के यूपीएससी में आप कह रहे हो कन्वेंशन से नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम फ्लो के साथ जाएं, उसके अगेंस्ट मत जाओ अनटिल अनलेस आपने उस पर पीएचडी नहीं कर रखा है। तो 1 2 3 4 आराम से, और तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड आर्टिकल? करेक्टली मैच कह रहा है, तो करेक्टली मैच, अब देखो यार ये तो अभी बना ही है, आर्टिकल 340 इज करेक्टली मैच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन 324 है वो। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट 148 तो सीएजी है। फाइनेंस कमीशन नहीं, ये इंटर स्टेट वाला है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 340, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि सीक्वेंस आपको बताना है। अब देखो ये चीजें मैं आराम से कर सकता हूँ। सज्जन प्रसाद, सज्जन सिंह, ठीक है। गोलकनाथ 1967 फेमस है। केशवानंद भारती आपका जो है वो 1973 है, जिस ईयर सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ था। तो आपका पहले तीन आएगा, फिर चार आएगा, तीन चार, तीन के बाद चार आएगा, तीन के बाद चार आएगा, तीन के बाद चार आएगा, यहाँ नहीं है।
ठीक है, अब तीन के चार, और ये मुझे पता है कि शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह 1950s के हैं, दोनों ये दोनों 1950s के हैं। तो अब ये पता है कि तीन के बाद चार ही आएगा, इमीडिएट तीन चार, इमीडिएट तीन चार यहाँ है, इमीडिएट तीन चार यहाँ है, लेकिन ये 50s का है तो उसको हम हटा देंगे। यहाँ इमीडिएट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ते हैं, आपके लक्ष्मीकांत में भी है, बार बार पूछता है। लास्ट ईयर पूछा था, 86th अमेंडमेंट, दल बदल कानून 1985। तो आपका सी में आ जाएगा पहला, सॉरी सॉरी, 52 है, नॉट 86, 52 है ये, 1985। 42nd जो है, 70, देखो बहुत ज्यादा उतावले में मत करना, नहीं ऐसे गलत करोगे। 42nd 1976, 52 दल बदल है, राजीव गांधी जी ने किया था 1985। 86 जो है आपका, वो रिलेटेड है 2002 एजुकेशन से। एंड 96 आपका जो है शायद कोऑपरेटिव के पहले था ना, 97 वो था कोऑपरेटिव वाला, बट ये 2011 से, तो ऐसे ही आप मिलाओगे तो आपका डी सही आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, एक चीज पता है कि क्वासी फेडरलिज्म जो है वो केसी वेयरएस ने बोला था। इतना तो पता होगा, पढ़ते हो क्वासी फेडरलिज्म, व्हाट इज क्वासी फेडरलिज्म, यूपीएससी की मेंस में भी आया है, बहुत सारे यूपीएससी वाले जानते भी होंगे। तो उतना मुझे पता है, सी का वन आएगा, सी का वन यही है, और ये मेरा सही आंसर है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, एक भी अगर आपने जान लिया तो आपके आंसर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेवल ऑफ थ्री, देखो फिर से पंचायत वाला आ गया, मैंने अभी बताया था ऊपर, ध्यान से चीजें नोट डाउन कर लेना, अब यूट्यूब पे दोबारा देख लेना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो शायद मैं इसको जिला मारता, लेकिन न्याय पंचायत है, ध्यान रखना इसको, हाँ इसको डिटेल में अच्छे से कर लो। यहाँ से सवाल बन जाते हैं एक दो सवाल, पंचायत से दो तीन सवाल तो आते ही आते हैं। फिर कह रहा है लोकपाल वाले में कौन कौन होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, तो पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है, फिर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है, फिर आपके होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक एमिनेंट जूरिस्ट, पांच लोग होते हैं। तो इसमें कौन नहीं है, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता है। तो एक तीन चार, एक तीन चार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसमें भी कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं पूछा है। सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म 9 जनवरी 34, 34 में भी बननी थी सोशलिस्ट पार्टी, बट इसमें गलत है, आई डोंट नो। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन पार्टी ड्यू टू सिंपथी ऑन सोशलिज्म, आई डोंट नो, मैं तो सी मार के आता इसमें, नाइदर वन नॉट टू गलत है, बट इट्स फाइन, मुझे कोई अफसोस ना होता। फिर अगेन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। देखो यहाँ भी क्रोनोलॉजी पूछा है, और ये मुझे पता भी नहीं, मैं इसको स्किप करके आता, नहीं करता। फिर अगेन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले ये लिंक तो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, क्रिस मिशन अराइवल इन इंडिया 1942 में, रामगढ़ सेशन हुआ था 1940 में, रेजिग्नेशन लेटर 1939, तो 1939 सबसे पहले आएगा, चार सबसे पहले आएगा। फिर आपका आएगा रामगढ़ सेशन हुआ था वहां पे, फिर आपका आया था लिंक लुथो वाला, फिर आपका क्रिस मिशन, तो दो आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो चार पहले दो लास्ट में, तो वैसे ही आपका बी ऑप्शन आ गया, इजी वन। नाउ कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदू पॉलिटी वंडर वॉस, अभी बुक क्या नाम है, जो अभी बुक जो पब्लिश हुई है, उसको थोड़ा सा देख लेना, जैसे एस जयशंकर साहब का भी पूछा है, शशि थरूर का पूछा है, तो थोड़ा सा इसको देखना है। अभी ये सवाल मैं तो अभी स्किप कर दूंगा, सातवां सवाल है जो मैं स्किप कर रहा हूँ। Again, most of the early nationally considered British rule as act of Providence Test 9 to bring modernization, बिल्कुल सही है, जो मॉडरेट थे, क्योंकि वो कंप्लेन सिर्फ उसी चीज का करते थे जो अन ब्रिटिश रूल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, कि मतलब जो सही नहीं है उसी का अगेंस्ट करते थे, ना कि ओवरऑल ब्रिटिश का अपोज करते थे। तो करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। फिर कह रहा है नॉट करेक्ट अबाउट द विलियम्स एजे आर्क मोल्ड, अभी कह रहा है कि प्रिंसिपल थे डेक्का में, प्रिंसिपल थे लाहौर में, प्रिंसिपल थे अलीगढ़ में, प्रिंसिपल थे इलाहाबाद में। अब ये तीन चार चीजें हैं, अब मैं इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अंधी मारनी है, मैं कैसे मारूंगा। डेक्का यहाँ है, ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ यहाँ है, फिर उसके बाद इलाहाबाद यहाँ है, तो ये रीजन में थे। लाहौर यहाँ पड़ता है, यहाँ कहीं, ये अलग रीजन है, तो मैं उसको हटाया, और मेरा सही निकला। तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट ये बस वही है ना, किस्मत है, ऐसे कोई सेंस नहीं है, बट किस्मत है। थोड़ा सा अगर अंधी उंधी मारना है तो ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, और कभी कभी रिवॉर्ड भी मिलता है उसका, ओवर स्मार्टनेस का। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट, तो वेल्लोर मेटोनी मुझे पता है 1807 में हुआ था, और एंग्लो नेपलीज वॉर आई थिंक 1815 में हुआ था। तो ये आपका एक के बाद चार आएगा, एक के बाद चार आएगा, ये गलत हो गया, एक के बाद चार आएगा, ये गलत हो गया, एक के बाद चार आएगा। तो अभी मैं ए एंड डी में कंफ्यूज हूँ।
डेथ ऑफ नाना फडणवीस एंड रिकॉल ऑफ वेलेजली, तो ये पहले था, मराठा पहले आ गए। तो मराठा तो पहले ही आएंगे, दो तीन आपका आंसर आ गया, सीधे आंसर आपका पॉजिटिव मार्क्स बन गया। मुझे कुछ नहीं पता, पाई का पता है कि जगह बंधु थे, ये तो पता है, पढ़ते रहते हैं। पर रिवॉल्ट के बारे में, उनकी बात, उनके लीडर कौन कौन थे, 8 10 तो मेन मेन रिवॉल्ट है, उसमें पाई का एक है। तो ये तो आप पढ़ते ही हो ना। तो बस एक मुझे पता है, जगह बंधु जो उड़ीसा से रिलेटेड था। और यही आपका पता है, आपके मार्क्स मिल गए। सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगेन आपका डे वाला आ गया। अब ये वही है जो यूपी पीसीएस की स्पेसिफिकली तैयारी करते हैं, ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, आपने किया भी होगा। और इसमें टफ बना दिया कि पहले डेट बताओ तब आप उसको क्रोनोलॉजी में लगाओगे। फिर ये आपका न्यूज से है और इसको किया जा सकता है आराम से। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन का क्या था, अमिताभ बच्चन का क्या था, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये आपकी आय दृष्टि में भी था। तीसरे पे एक हो गया। आर्यभट्ट अवार्ड किसे मिला था, सुब्बा राव पवूरी, पवुलरी, तो ये इनका हो गया तीन। ठीक है, फिर गोल्डन मैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024, ये भी आपको पता होना चाहिए किसको मिला था, आलोक शुक्ला थे। तो ये आपका न्यूज से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स। यही तो मेहनत कर रहे हो ना, आप किस चीज का मेहनत करो, बाकी चीजें तो बेसिक सवाल है, वो तो आप पहले ही पढ़ते हो। लेकिन जो करंट वगैरह पढ़ते हैं, यही सारे सवाल तो वहां से आते हैं। फिर ये इजी वन है। ए से क्या होता है, रतौंधी ब्लाइंडनेस। बी से क्या होता है, बेरी बेरी। सी से क्या होता है, आपका स्कर भी होता है। विटामिन डी से रिकेटस होता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। फिर कह रहा है कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, देर इज ए प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एवरी स्टेट नहीं यार, एक ही होगा, वही सारी चीजें देखेगा, गलत। इन न्यू आर्टिकल 350 वॉज एडेड बाय द नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेवेंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाइन तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। दोनों आपके गलत हो गए। यहाँ मत सोच लेना सी, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, रैंडम नहीं है। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तो होता ही होता है। अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, बिल्कुल। सक्सेशन भी होता है। पहला तो पक्का होगा, पहला तो पक्का होगा, तो 1 एंड 3। अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स भी होता है, तो 1 2 तो पक्का होगा तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आई डोंट नो किस सेंस से इन्होंने 2 एंड 3 दिया है, आई एम नॉट श्योर क्या करेक्ट है, बट मैं तो 1 2 3 मानूंगा। फिर फातिमा बीवी died recently, consider the following statement for her. She was first woman judge of Supreme Court. She was the first Muslim woman into a higher judiciary. तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। जब पहली वुमेन है सुप्रीम कोर्ट की, तो हायर जुडिशरी की भी पहली वुमेन होगी मुस्लिम। तो 1 3 तो आपका सही सही होगा। अब 2 देखते हैं। शी सर्व एज गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1977 1997 टू। तीन स्टेटमेंट है यार, एक तो गलत देंगे ही, ऑप्शन भी ऐसे बना रखा है, थोड़ा सा देखना है इसमें। 1 एंड 3 करेक्ट है। अब इसमें आपका वही है ना कि किस्मत आ जाती है, 1 2 3 जाओगे, 1 2 1 3 जाओगे। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंसीडर फॉलोइंग, रिएटरेट इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स। ठीक है, रिएटरेट्स की बात कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआई जो है अपना, नोडल एजेंसी ऑफ रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल, तो दोनों सही है, सिंपल स्टेटमेंट है, बोथ 1 एंड करेक्ट। लोकल ग्रीवांसेस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, 73rd एंड 74th, 2022 में पूछा, 21 में पूछा, हर साल पूछते हैं ये। फिर कह रहा है ऑथर एंड बुक के नाम आपको बताना है। अब ये चीजें अगर आपने पढ़ी है, जो पीवाईक्यूज का रखा है, तो हो सकता है एक दो इसमें से आपका फंस जाए। और बहुत सारे लोग जो यूपी पीसीएस वाले हैं, उसमें से आपको शायद पता भी हो, मुझे नहीं पता। ये मेरा 8वां क्वेश्चन होगा जो मैं लीव करूंगा। अगेन, कुंवर सिंह लैंड लॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेट द रेवलेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज किया अडॉप्शन ऑफ सन लक्ष्मी बाई एज देयर, अरे अगर कर ले तो लक्ष्मीबाई क्यों लड़ने जाती। तो 1 ऑप्शन इसका दूसरा आपका गलत है। फिर आपको ये क्रोनोलॉजी मिलाना है, वेरी इजी। देखो, अलबरूनी तो सबसे लास्ट में आएगा, दो तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इन सिंह 6 7 में आया था। तो ये भी आपका, ये पहले आएगा, दो तो सबसे लास्ट में इसी में है, तो ऐसे ही सही हो गया आपका। फाइयान सबसे पहले आया था, फिर ह्यून सैंग आए थे, फिर इनसिंग आए थे, फिर अलबरूनी आए थे। इजी। Balban made his government firm and centralized all authority in hand. Balban made his government firm, centralized authority in hand because, क्यों किया था? He wanted to protect the north western frontier against Mongol। इसलिए तो नहीं किया था, इसलिए कि कोई इनकी कुर्सी ना ले ले। वो चाह रहे थे प्रोटेक्ट करना नॉर्थ वेस्ट से, वो सही है, लेकिन वो इसलिए नहीं उन्होंने किया था कि, मतलब सेंट्रलाइज पावर इसलिए नहीं लिया था ताकि वो मंगोल से लड़े, वो इसलिए ताकि अपनी कुर्सी बचाएं। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमने क्विकली चीजें बताई हैं। देखो, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे आपके बेसिक नॉलेज हैं, बेसिक नॉलेज के बेसिस पे की जा सकते हैं। कुछ चीजें कॉमन सेंस से, कुछ मैंने पैटर्न आप लोगों को बताए।
और पाथ फाइंडर में फिर से बता रहा हूँ, शुरू हो रहा है 10 से। जो मैंने नोट्स बताया आई विल शेयर इन द मेन चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अच्छे से आप लोग यूपी पीसीएस के पेपर अटेंड करो। ऐसे बहुत टफ नहीं होता, मैंने कई बार निकाला है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से पढ़ के जाता हूँ या अलग से चीज़ें होती, निकलना है तो इसी में ऐसे निकल जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट। जितना भी आपने पढ़ रखा है, जहाँ भी आप जिस पोजीशन में हो, हाई चांसेस है आपके निकलेंगे। बी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ऐसे ही चीज़ें जानता हूँ, ऐसे ऐसे बार मेरा निकला है कि मैं बहुत पढ़ा था, मेरा नहीं निकला, और पढ़ा था, नहीं पढ़ा और मेरा निकल गया। तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस टाइप आएगा, यूपीएससी टाइप चीज़ें होती हैं। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, सब पढ़ा होता है, बहुत सारे नॉलेज आपको ऑलरेडी उसमें पता होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नया रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब नई नई चीजें आ रही हैं। बहुत चीजें आपने, आप देखो, एक से लेके 150 तक, 60 60 सवाल तो ऐसे एकदम बेसिक है, हलवा। 30 सवाल आप थोड़े बहुत पढ़ाई करके 90 चले गए। 10 में स्ट्रगल होता है, वो हमने सीख लिया कैसे क्या। 100 आपके सही हो गए, 100 102 आपके 90 नेट पॉजिटिव आ गए। नेट पॉजिटिव 90 के मतलब वो सबसे हाईएस्ट है। ऐसा भी नहीं, और कट ऑफ तो आपकी कम ही जा रही है यार, 80 80 जा रहे हैं, 78 80 जा रहे हैं, 75 जा रहा है, मैंने ऐसा सुना है। तो सोच लो उस हिसाब से आपकी 75 कट ऑफ जा रही है, आप 90 लगा के बैठो इतने वर्स्ट केसेस में, तो इजीली यू कैन क्वालिफाई। 24 का हलवा बना रखा था कि हुआ है, ये है वो है। आप सामने देख लो, आप सामने देख लो, बहुत सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली आपको सॉल्व कराया कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो सवाल नहीं किया जा सकता उसको मैंने आपको बताया कि नहीं कर सकते हैं, टफ है। जो चीजें फंसी उसको भी मैंने बताया कि यहाँ भी गलत होने के चांसेस हैं। मैंने अपना भी बताया कि मैं गलत करता उसको, भले मुझे आंसर पता है लेकिन शायद मैं उसको गलत करता। सो बी वेरी प्रैक्टिकल। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू मार्क करेक्ट 150 आउट ऑफ 150। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा जहन में रखनी है। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो, अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको बैक करना, जो नॉलेज पढ़ा है उसको बैक करना। जो मैंने आपको पैटर्न वैटर्न बताया सबसे लास्ट के लिए रखना। वैसे क्वेश्चन की जो बिल्कुल नहीं पता, आपने देखा भी है कि वो सब नहीं पढ़ते हम लोग, इतना नहीं पता होता है, बहुत रटना पड़ेगा शायद पता हो। बट फिर भी हम उसमें नेट पॉजिटिव लेके चले आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अधूरा नॉलेज होता है, हम उसमें गलत सही करके वो आपके गलत हो गए। इट्स बेटर कि गो विद द पैटर्न। आप 2023 में भी देखो, 22 में भी देखो, वैसे अगर चीजें हैं तो शायद आपको फायदा हो। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? समझ आया कुछ? ओके ओके। ओके वंदना। ओके जानवी। ओके सेरेनिटी। ओके ओके। चलो फिर आप लोग अच्छे से पेपर दो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। फीस देखते हैं, उसमें आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। उसमें कई चीज़ें नई भी रखी गई हैं इस बारी। पाथ फाइंडर में टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, और चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई जाएंगी। हर ऑप्शन अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पीवाईक्यू का थोड़ा डोमेन बढ़ाया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें रिफाइंड होंगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज ग्रोइंग फेज में है, तो एक टीम है वो सारा काम अपना करेगी। और काफ़ी बेहतर होगा पिछली बारी से। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलो टेक केयर, अच्छे से पेपर दो। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक सेशन हम ले साथ में, मुकुल सर के साथ में, फिर उसमें और भी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव ए गुड डे।